अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Higher and Sharda University. आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के 11 बरस पूरे होने की चर्चा, जिसके बारे में ट्विटर पर 2 दिन से एक तस्वीर के सहारे हल्ला मचाने की कोशिश की जा रही है रकीबों के द्वारा। आप आज इतने डिफेंसिव क्यों हो गए इंट्रोडक्शन में कि फोटोग्राफ चलता है, नेता नगरी में लोग मुझे ट्रोल करते हैं, क्या हुआ? ये किस रंग का गमछा आपने पहना, गुलाबी है या भगवा है? एक तस्वीर आपकी कहां अमित शाह के साथ दिख गई, आप इतने डिफेंसिव बन गए। मेरे गमछे का रंग है केसरी, केसरी अग्नि का रंग है, वीरता और साहस का रंग है। जो अमित शाह जी का टेबल है जी, वो नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण टेबल है, तो आप उस चार्म्ड सर्कल में आप बैठ गए हैं, वीवीआईपी सर्कल में। चूंकि अमित शाह का जिक्र हुआ तो उन्होंने कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई। तो उन्होंने कहा तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भाजपा में मुझसे ऊपर भी लोग हैं, उनकी जानकारी में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पूछ ही लिया उनसे, मैंने कहा कि साहब ये बड़ी बात चलती है, नेता नगरी में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगर मुझे कल गुजरात के पॉलिटिक्स पर कोई जानकारी 90 के दशक में चाहिए थी तो मैं किसके पास जाता? मैं नरेंद्र मोदी जी के पास जाता। जिस दिन 2024 के इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, अमित शाह के यहाँ खाने में क्या बना था, इन्होंने ये भी किताब में लिखा है। मैंने सुना है आप लंदन जब जाते हैं आप नहीं, मैं जाता नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार लंदन आए हैं। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, पहला बरस। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वीकनेस, स्टेबल लीडरशिप विद साउंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट is the strength of this government। पर ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो देश के अंदर हैं, जिसमें जैसे 370 में उन्होंने सोचा नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को जुकाम आएगा तो दिल्ली रुमाल लेके भागेंगे, ये बात कही गई थी। वक्त बिल में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था उन लोगों को, पर ऐसी कोई नीति केंद्र सरकार नहीं लाई है जिस पर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार मुखर होकर सरकार के विरोध में आए हैं, और गठबंधन से हाथ खींचना तो बहुत दूर की बात। ये इससे ये कहना कि आपने उनके साथ डिनर लिया, फोटोग्राफ लिया, ये सब बेवकूफी की बात है। आप इस पे पढ़िए मत, आप इतना डिफेंसिव मत हो। अरे मैं डिफेंसिव कहाँ हूँ, मैं तो आपसे किससे सुन रहा हूँ महाराज। तो आप जिस भी पार्टी में हो, अपनी अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता से पूछ लीजिएगा कि आखिरी बार आपने सौरभ द्विवेदी के साथ खीर या चाय या कॉफी कब पी थी। आप इतने अमित शाह के नजदीक बैठे थे, आप आज ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दे देते कि कौन बन रहा है अगला अध्यक्ष। मजा आ रहा है ना राजदीप जी? नहीं, आप तो इतने नजदीक बैठे थे, तो वो तो ये आपको हमसे बोल रहे थे सौरभ भाई पर्ची दिए जाओ, जिसका आप कहोगे उसी का बना देंगे। राजदीप से बस पूछ लेना एक बार उनका मन किसके लिए है। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, नाम है नेता नगरी। हफ्ते भर की सियासी चर्चाओं के बारे में विस्तार से बात होती है। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के 11 बरस पूरे होने की। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ करिए प्रेस प्रेजेंटेशन किया, तो क्या दावे किए, और इसके इतर जब मंत्रियों के साथ हम पत्रकारों की अनौपचारिक चर्चा हुई तो उसके बारे में क्या बातचीत हुई, चर्चा जिसके बारे में ट्विटर पर 2 दिन से एक तस्वीर के सहारे हल्ला मचाने की कोशिश की जा रही है रकीबों के द्वारा, सब बताएंगे इनसाइड स्टोरी आपको। इससे इतर बात करेंगे बिहार के बारे में विस्तार से। तेजस्वी यादव जो मीटिंग कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, वहां पर क्या बात हो रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन सब फैक्टर्स का क्या असर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का नेता नगरी। पहले सत्र के लिए हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। 3 ताल नामक मशहूर पॉडकास्ट के ताऊ जो अमित शाह के डिनर में देखे गए थे, ऐसे कमलेश किशोर सिंह जी। आप अमित शाह के डिनर में थे या नितिन गडकरी के डिनर में, पहले ये बताइए। मैं किसी नेता के साथ मेरी फोटो नहीं खींची है। मैं क्योंकि आप किनारे खड़े थे। मैं एक भूतपूर्व पत्रकार के साथ मेरी तस्वीर खींच ली गई है जी। मैं अमित शाह के साथ भी एक टेबल पे बैठा हूं पहले, कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान। नहीं, ऐसे ही एक डिनर पे भी मैं बैठा हूं, और मैं मतलब दोनों तरह के नेताओं के साथ डिनर पे जा चुका हूं। और वो तस्वीर मैं पोस्ट नहीं करता, तस्वीर तो हम भी पोस्ट नहीं करते बात है। चलिए दूसरे हमारे मेहमान हैं, तस्वीर पर लौट के आएंगे, चिंता मत करिए।
दूसरे हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार जो इन दिनों अपने प्रिय शहरों में से एक हैदराबाद में है, अपने मुख्यमंत्री दोस्त से मिलने गए हैं, रेवंत रेड्डी से मिलने। ऐसे नेता नगरी के मजबूत स्तंभ राजदीप सरदेसाई जी। देखिए, दो बातें। पहले तो मैं किसी रेवंत रेड्डी से मिलने यहाँ नहीं आया, मेरा एक कार्यक्रम यहाँ था। लेकिन इसके साथ साथ आप आज इतने डिफेंसिव क्यों हो गए इंट्रोडक्शन में कि फोटोग्राफ चलता है, नेता नगरी में लोग मुझे ट्रोल करते हैं? क्या हुआ? ये किस रंग का गमछा आपने पहना? गुलाबी है या भगवा है? ये भगवा है या गुलाबी रहे? क्या हुआ इतने डिफेंसिव? सौरभ द्विवेदी मैंने पहली बार देखा है। एक तस्वीर आपकी कहां अमित शाह के साथ दिख गई, आप इतने डिफेंसिव बन गए। मेरे ऊपर आप कई आरोप लगाते हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ रसगुल्ला खाता हूं, राहुल गांधी के साथ लड्डू लेता हूं, नितिन गडकरी के साथ श्रीखंड खाता हूं। हाँ, और बताइए, और जरा 2-3 नाम और ले दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इतने आज डिफेंसिव क्यों हो गए? नहीं, मैं आज आपको डिफेंड करना चाहता हूं जी। आप मुझे पत्रकार को किसी नेता के साथ डिनर खाना कोई जुल्म नहीं है, खाना चाहिए जी। अगर अमित शाह के साथ आप बैठे थे उस पे क्या आपको मिस भी कर रहे थे वहां पे हम लोग? देखिए, मुझे किसी ने न्योता नहीं दिया। अगर भाजपा मुझे उस कार्यक्रम में न्योता देती तो मैं जरूर जाता और जरूर अमित शाह के करीब बैठकर सुनता कि क्या क्या बातें होनी कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होनी चाहिए। पत्रकार इसी तरह से पत्रकारिता करते हैं। हाँ, कोई क्विड प्रो को नहीं होना चाहिए। अब आप क्विड प्रो को करते हैं, मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं करता। आप नहीं जानते हैं? नहीं, ये आप नहीं जानता है कह के आप मेरे ऊपर नहीं सवाल उठा रहे हैं, आप लल्लन टॉप पे सवाल उठा रहे हैं राजदीप सरदेसाई जी। नहीं, मैंने आपके गमछे पर उठाया जी, मैं बताता हूं। भगवा है, मेरे गमछे का रंग है केसरी। केसरी अग्नि का रंग है, वीरता और साहस का रंग है। आप मुझे हमेशा कहते हैं कि आप ट्रोल्स की बात मत सुना करिए। अब आज इस तरह से आप क्यों डिफेंसिव हो गए? मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं, सुनिए तो, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मॉडरेटर आज भी मैं ही हूं। देखिए, तीन तरह की प्रजातियां हैं ट्विटर पे। एक प्रजाति है जिसको इस चीज से बहुत समस्या है कि बताइए हमको नहीं बुलाया अमित शाह ने और इनको बुला लिया। दूसरी प्रजाति है जिनको ये है कि देखो मैं करमचंद जासूस हूं, मैंने ये फोटो खोज ली। ये फोटो दरअसल ज्ञानेश्वर जी हैं सिटी लाइफ के, बिहार के पैनल में कई बार आए हैं, तो उन्होंने और उनके उत्साही साथियों ने डाली। ये दरअसल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उसके बाद नेताओं के साथ एक अनौपचारिक चर्चा थी। पर मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप बता देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में क्या क्या बातें हुई, मणिपुर पे, जम्मू कश्मीर पे, उत्तर प्रदेश पे, नए भाजपा अध्यक्ष पे, बंगाल पे, इन सब विषयों पर अमित शाह के साथ चर्चा हुई, देश के गृह मंत्री के साथ, उस पर मैं आऊंगा। तो एक दो प्रजातियां तो ये हो गई, इनकी मैं चिंता नहीं करता हूं, इनको तो मैं रोजगार देता हूं नेता नगरी से हर हफ्ते। तीसरी प्रजाति है जिनको ये चीज नहीं पता है कि हम लोगों की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे होती है, क्यों हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द कैमरा लगातार अलग अलग पार्टियों के और दलों के नेताओं से मिलें और उनसे नोट्स एक्सचेंज करें। उनको क्या लग रहा है, हमको क्या लग रहा है। जो हम लोगों का, आप तो इतने दशकों से जो पहला सवाल होता है कि क्या लग रहा है आपको, बिहार में क्या होगा, नीतीश ही सीएम रहेंगे क्या, चिराग को क्या आप लोग चुनाव लड़ने देंगे विधानसभा का। तो मैं उस प्रजाति को जो ये कह रही कि अरे हमने आपकी फोटो देखी और आप हमें बताइए, तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि ये कोई बंद कमरे की मीटिंग और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग नहीं थी। ये भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम था जिसमें करीबन 250 से 300 डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार और संपादक मौजूद थे और उसमें हमारे एडिटर कमलेश सिंह, इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटर राज चिंगप्पा भी मौजूद थे। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए अलग अलग मंत्रियों के समूह थे। वहां पे नितिन गडकरी थे, अश्विनी वैष्णव थे, हरदीप पुरी थे और अमित शाह थे और जेपी नड्डा थे। तो मुझे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री उनके साथ बैठने को कहा गया और हमको आई भरपूर मौज, क्योंकि उन्होंने सुनाए बड़े किस्से और थोड़ा उससे इंसाइट भी मिला कि उनकी अगुवाई में भाजपा कैसी चल रही है। तो ये जो मैं जवाब दे रहा हूं राजदीप जी, ये मैं ट्रोल्स को नहीं दे रहा हूं, उनको मैं ठेंगे पे रखता हूं अपने। लेकिन जो तीसरा वर्ग है जो ये कहता है कि अरे साहब हमने आपको इस नेता के साथ देख लिया और आपके बारे में इतना प्रलाप हो रहा है तो हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये रेगुलर चीज है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं, यूरेका चीज। कई पत्रकार नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, मैं कभी पोस्ट नहीं करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिलता नहीं हूं। तो आप जिस भी पार्टी में हो अपनी अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता से पूछ लीजिएगा कि आखिरी बार आपने सौरभ द्विवेदी के साथ खीर या चाय या कॉफी कब पी थी। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि अमित शाह का जिक्र हुआ तो उन्होंने कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई। एक तो जो हम लोग हिमांशु से पूछते रहते हैं अपने साथी से
कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और कितना समय लगेगा, तो उनका यह कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर, हालांकि ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये मुलाकात जो है वो शुक्रवार के दिन हुई थी। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देंगे, और तब तक ये गुजरात वाला हादसा नहीं हुआ था। तो उस अनाउंसमेंट में उत्तर प्रदेश और गुजरात में उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं हुए, मंगलवार को हुई थी, सॉरी, अच्छा मैं मुंबई चला गया तो मुझे ऐसे फ्राइडे याद था, मंगलवार को ये मीटिंग हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि हम अनाउंस कर देंगे 1 हफ्ते के भीतर। और तो मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले, बोले नहीं उसके काफी पहले कर देंगे। तो एक तो खबर ये मिली कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो अनाउंसमेंट कर देंगे, जिस पर हम आगे विस्तार से बात भी करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ इंसाइट शेयर किए। अभिनव पांडे हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर थे जो जेएनके कवर भी करने गए थे पहलगाम के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों को ना कई बार जो पहले की इंफॉर्मेशन और प्रेसिडेंस का प्रेशर होता है वो बहुत दे दिया जाता है कि अरे साहब आपको पता नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि जब गिलानी जी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर्स बोल रहे थे बहुत नाजुक स्थिति है, तो सब इंटेलिजेंस वाले और सब लोग बताने लगे कि अरे साहब गिलानी जी का जब शव यात्रा निकलेगी तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बोले हम लोग बिल्कुल तैयार थे। उनका देहांत हुआ और उसके 2.5 से 3 घंटे के भीतर उनके सब अंतिम संस्कार करवा दिए गए और किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। तो वो और फिर कई उन्होंने उदाहरण दिए और उसके जरिए वो ये बताना चाह रहे थे कि हम जब जेएनके में नॉर्मलसी लाने की कोशिश कर रहे हैं तब हम कितने फ्रंट पे काम कर रहे हैं। जुडिशरी के उन्होंने कुछ जिक्र किए कि किस तरीके से जुडिशरी ने अपने लेवल पे करेक्शंस किए कि अगर कोई दुर्दांत अपराधी है वो पकड़ा जा रहा है और फिर वहां पे उसको बहुत एग्जिट क्विकली मिल रहा है, तो वो हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मणिपुर को लेकर उनका जो जवाब था वो इस तरह का था कि वहां पे मल्टीपल लेवल पे आइडेंटिटीज के क्लैश हैं और जो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत आ रही है वो आ रही है दोनों समुदायों के बीच आपस में विश्वास का माहौल हम कैसे पनपा पाएं, क्योंकि एक कोई घटना होती है और वो नए सिरे से फ्लेयर अप कर जाती है। बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव तक, मतलब अब चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा थी पर उसका लबोलुआब ये था कि अभी तो नीतीश जी ही हैं। उनका सब ये होता है कि भाई मैं अभी की स्थिति बता सकता हूं। जैसे किसी ने पूछा उसी टेबल पे कि सर सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी चेंज होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भाजपा में मुझसे ऊपर भी लोग हैं, उनकी जानकारी में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश को लेकर बात हुई तो हम लोगों ने चर्चा की। मैंने तो पूछ ही लिया उनसे, मैंने कहा कि साहब ये बड़ी बात चलती है, नेता नगरी में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने पहले तो ये कहा जो एक नेताओं का स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि ये सब मीडिया की गढ़ी हुई चीजें हैं, पर जो उन्होंने दूसरी एक बात कही उससे हमें अपनी बात के सूत्र मिले। वो बोले कि 2017 में जब हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब पोस्टर पे किसकी शक्ल थी, तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य वो जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और इन सब के ऊपर मोदी जी का नेतृत्व। तो उन्होंने कहा उस समय तो योगी जी नहीं थे कहीं। उसके बाद जब हम चुनाव जीते तब विधायक दल ने, पार्टी के आला कमान ने तय किया कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होंगे, और इतना कह के फिर वो शांत हो गए। तो इससे हम लोगों को काफी संकेत मिल गए। उसके बाद ये हुआ कि साहब लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस खराब रही, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं 62 साल का हूं और 12 साल की उम्र से मैं राजनीति में सक्रिय हूं कार्यकर्ता के तौर पे, तो मेरा 50 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कभी भी मेरी जानकारी और मेरे अनुभव में ऐसे नतीजे नहीं आए हैं जो जनता की आकांक्षा के उलट हो। अगर कोई नतीजे आए, बोले हम यही हमारी नाक के नीचे हम दिल्ली नहीं जीत पा रहे थे पहले क्योंकि जनता नहीं चाह रही थी, और जब जनता ने चाह लिया हम जीत कर आ गए। भाई कोशिशें हमारी तब भी थी और अब भी थी। बंगाल को लेकर बात हुई तो बंगाल को लेकर भी उन्होंने मतलब बहुत पत्ते तो नहीं खोले क्योंकि इस तरह बहुत सारे पत्रकार बैठे थे, पर वो थोड़े से आश्वस्त लग रहे थे कि नहीं बंगाल को लेकर भी हमारे पास योजनाएं हैं। एक पत्रकार ने महतारी बंधन जैसी स्कीम क्या बिहार में आई, तो उन्होंने कहा इट्स टू अर्ली टू से, अभी जब चुनाव आएगा तब देखते हैं, इस पर सब चीजों पे विचार चल रहा है। तो इस तरह की विस्तार से बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि राजदीप जी यहाँ होते तो इस ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत को अपनी किताब में जरूर कोट करते। तो आज मैंने आपका वाला काम कर दिया। 100%। इसीलिए मैं सौरभ जी आपके तस्वीर के विरोध में हूं। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि अब आप हाई टेबल पर पहुंच गए हैं। जी सर। आप पहले जैसे ना डिप्लोमेसी में होता है, धीरे धीरे आप G7 पहुंच जाते हैं, तो आप भी अब G7 पे पहुंच गए हैं। जो अमित शाह जी का टेबल है वो नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। तो आप उस
चांद सर्कल में हम बैठ गए हैं, वीवीआईपी सर्कल में सौरभ द्विवेदी बैठ गए हैं। हम तो बाहर हैं, हम तो सिस्टम के बाहर हैं, न पक्ष के साथ न विपक्ष के साथ, हम कॉकरोच की तरह बाहर आप सबकी बात सुनते रहते हैं। ये आप अपने आप को इस तरीके से खुद से पददलित करना और कॉकरोच कहना बंद करिए। You survived. I agree that you survived. हाँ, मैं सरवाइव करता हूं क्योंकि मैं लोगों के साथ 1-on-1 करता हूं बगैर कैमरा और फोटो के। हाँ, तो मुझे फिर नेता नगरी के दर्शकों को नहीं बुलाना है कि आप 1 घंटे राहुल गांधी के साथ बैठ के आए। नहीं, मैं ये बात आपकी गलत है। मैं राहुल गांधी से 1 घंटा नहीं बैठा हूं। 55 मिनट? नहीं, आई मे गेट इंफॉर्मेशन, आई मे हियर थिंग्स। और अगर मैं बैठता भी मैं नेता नगरी में नहीं बताता, क्योंकि फिर आप फिर से मुझे ट्रोल करेंगे। आपको कहूं, मैंने एक बड़े बीजेपी की नेता के घर पे पिछले दिनों लंच खाया, 1.5 घंटे के लिए बैठा मैं उनके साथ। काफी कुछ जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना कमलेश को बताऊंगा, ना नेता नगरी के दर्शकों को बताऊंगा। बेचारे उस नेता के हाल हो जाएंगे। जी, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना भी है। कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया गया था, पर यह नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के ऊपर था। वहां पे वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। और ये जो जितने लोग हैं ये भाजपा के नेता तो हैं, पर अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नड्डा जी मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं। ये उन्हीं ने प्रेजेंटेशन दिया था। हाँ, जब वो वहां होते हैं और पत्रकारों को बुलाते हैं तो पत्रकारों को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पे वहां नहीं जाना चाहिए ऐसे डिसाइड नहीं करते। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि पत्रकारों के पास ये लग्जरी नहीं होती है कि वो अपने आइडियोलॉजी को अपनी स्लीव पे लेके और डिफरेंसेस की वजह से किसी न्यूज सोर्स के पास ना जाए। आपकी जो भी आइडियोलॉजी आप अपने पास रखिए, लेकिन आपका काम है सभी दलों के नेताओं के पास जाना और उनसे चर्चा करना और फिर राजदीप जी की तरह मंच पर आकर बताना, नाम लिए बिना, कि उनसे क्या बात हुई। तो बताइए, 1.5 घंटा लंच किया, क्या बताया? नहीं अरे आप ये देखिए, यही अरे नाम नहीं पूछ रहे हैं महाराज, खबरें तो कुछ इनसाइट्स तो बताइए। नहीं, इनसाइट्स मुझे लगता है कि देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट है। ये जो बीजेपी अध्यक्ष का जो चुनाव है, ये बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि क्या हमें धीरे धीरे एक नई पीढ़ी तैयार करनी है। न केवल भाजपा में, बट आरएसएस भी इसको देख रहा है कि क्या हम एक जनरेशनल चेंज कहीं ना कहीं ला सकते हैं। और उसके साथ साथ मोदी जी भी 75 साल के होने वाले हैं इस साल, तो 2029 को लेकर भी एक प्रोग्राम बनाना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब डीलिमिटेशन, अगले साल सेंसस होने वाला है, 2027 में डीलिमिटेशन होगा। और जो कुछ अखबारों में बात निकली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डीलिमिटेशन के बाद सरकार चाहती है, मोदी सरकार की 33% रिजर्वेशन हो महिलाओं के लिए। तो कुछ बड़े बड़े निर्णय अगले 1-2 साल में मोदी सरकार लेने जा रही है और 2029 पर उनकी नजर अभी से बन गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और बीजेपी की एक खासियत है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो अगले चुनाव को ही नहीं देखते। तो मेरी जब बातचीत हुई, आपने बिहार का जिक्र किया, चिराग पासवान का, मैंने भी वो सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी तय कर सकती है कि बीजेपी चाहती है, इतना आप तय करें कि मुख्यमंत्री उनका बने, कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बने अगर बीजेपी या एनडीए को अच्छी जीत वहां मिलती है। महाराष्ट्र में भी बहुत चर्चा है कि क्या, मैंने किसी से पूछा, क्या उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी के जो चर्चा एक चल रही है कि वापस जा सकते हैं उद्धव ठाकरे भाजपा में, तो ये संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में या सितंबर अक्टूबर में वहां म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं। तो वो तो राजनीतिक बात हो गई, नेता कभी कभी स्पेकुलेट भी करते हैं। पर जो मुझे लगा कि बीजेपी का लक्ष्य अभी 2029 पर लग गया है कि कैसे करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 2034 में करना है, 2026 में सेंसस, उसके बाद डीलिमिटेशन, उसके बाद 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। ये एक प्लान बन रहा है कि 2029 तक हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो जाए। ये बीजेपी नेता इस पर जोर दे रहे हैं।
पर आप मुझे बताइए अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जिस नेता से मैंने बात की उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, अभी तक खींचतान चल रही है। हम लोग ही तो इस बारे में जाहिर सी बात है अमित शाह इस तरह की खुली मीटिंग में ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन और जो बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई तो उसमें जो एक नाम अभी भी मजबूती से रेस में बने हुए हैं शुरू से अभी तक, वो है मनोहर लाल खट्टर का नाम। जी बिल्कुल। तो कई चीजें उनके पक्ष में जाती है, खिलाफ बस ये जाती है कि उनकी खुद की उम्र 70-71 के लगभग है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रचारक पृष्ठभूमि से आते वही हैं। मैंने आपको कहा सौरभ, जिस नेता से मैंने बात की वही था कि जनरेशनल चेंज में हाँ। आपको किसी नए चेहरे को आगे करना है, बिल्कुल। स्लाइटली यंगर इन द 50s, या आप 70 साल के मनोहर लाल खट्टर जो एक तरह से मोदी जी के नजदीक माने जाते हैं। तो ये जैसे कांग्रेस में जब डिवाइड होती है वो खुलेआम हो जाती है, गेहलोत बनाम पायलट, बाघेल बनाम टीएस सिंहदेव, ये दुनिया सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार। बीजेपी में जब ये खींचतान हो रही है वो सार्वजनिक नहीं होती, इसलिए मुझे लगा आप इतने अमित शाह के नजदीक बैठे थे, आप आज ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दे देते कि कौन बन रहा है अगला अध्यक्ष। मजा आ रहा है ना राजदीप जी? नहीं, आप तो इतने नजदीक बैठे थे तो वो तो ये आपको बाकी लोग हमसे बोल रहे थे सौरभ भाई पर्ची दिए जाओ, जिसका आप कहोगे उसी का बना देंगे। राजदीप से बस पूछ लेना एक बार उनका मन किसके लिए है। नहीं बस इतना था। अमित शाह दूसरा एक जो नाम है, जैसे पिछले दिनों चर्चा चल रही थी दिल्ली में कि मनोज सिन्हा को भी कंसीडर किया जा सकता है। जो पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनका कहना है कि मनोज सिन्हा को इस पद के लिए कहीं से भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है, और उसकी एक वजह यह है कि मनोज सिन्हा के पास केंद्र में किसी भी किस्म का सांगठनिक अनुभव नहीं है। जी। तो एक जो यहाँ पे चंडू खाने की गप चली थी कि साहब मनोज सिन्हा भी एक बड़ी एंट्री हो सकते हैं, तो या तो एक कोई बड़ा सरप्राइजिंग सा नाम रहेगा, जैसे पिछली बार हिमांशु कह गए थे कि केशव मौर्य जैसा एक नाम, कि एकदम से यंग एक लेट 50s वाला नाम जिनके पास अभी एक 20-25 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स हो उसके हिसाब से, और जो एक कास्ट सेंसस और मंडलाइजेशन नए सिरे से चल रहा है 2.0 3.0 जो भी आप उसको कहें, या फिर दक्षिण भारत से एक ऐसा नाम जो हिंदी का भी एक अच्छा वक्ता हो, है ना, अनलाइक वेंकैया नायडू जो बहुत अच्छे से हिंदी बोल सकते हो ताकि हिंदी भाषियों के बीच भी उनका संवाद दुरुस्त रहे। और जो दो पुराने फेवरेट अमित शाह के हैं उनके नाम तो हैं ही, जिसमें एक धर्मेंद्र प्रधान है और दूसरे भूपेंद्र यादव हैं, पर ये बड़े प्रेडिक्टेबल से हैं कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये चार नाम। कई लोगों ने कहा कि महिला नेताओं पर भी नजर रखिए, हो सकता है कि उस वर्ग से बीजेपी किसी को एलिवेट करे, क्योंकि आज तक भाजपा में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई है। नहीं, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं आप में, इतने आप नजदीक बैठ गए अमित शाह के, बाकी दूर थे, और आप हमें वही बता रहे जो हमें भी जानकारी है। अरे तो एक बार भोजन किया है, उनके घर में नहीं घुस गए हैं, उनके कागज भी कहाँ लाए हैं। मैंने तो जब अमित शाह की आंख बिल्कुल आप पर ही थी, बाकियों को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था, आप और उनमें कुछ प्राइवेट चर्चा चल रही थी, यही तो लोगों में चर्चा है ना। इसी बात में लोग कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी तो पुराने बीजेपी के दोस्त हैं। जी, वो मुझसे ये पूछ रहे थे, ये बताओ जो राजदीप राहुल के साथ 1 घंटे बैठ के आए, क्या बातें हुई हैं? मैं राहुल के साथ नहीं बैठा हूं, गलत खबरें मत चलाइए नेता नगरी पर। मैं इस बात को आपकी इस बात को खंडन करता हूं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, आपने मेरे किताबों में भी देखा है कि जब मैं किसी से साथ बैठता हूं तो मैं खुलेआम। चलिए अब थोड़ा सा हिमांशु जी आ गए। हिमांशु जी नमस्कार। सौरभ भाई कैसे हैं आप? क्या लंदन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। अध्यक्ष तो बनवाया नहीं नया राष्ट्रीय, वहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि पार्टी भी कमोबेश थोड़ी छुट्टियों पे है, कहें लीन पीरियड पे है, तो हम क्यों नहीं छुट्टियों में चले जाएं, क्योंकि मैं साल में एक बार वेकेशन पे आता हूं परिवार के साथ, तो इस बार वेकेशन पे मैं आपको नेता नगरी के दर्शकों की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, और भाभी जी का भी, कि आप निजी पारिवारिक छुट्टियों के बीच भी अपने राजदीप जी के लिए और हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। देखिए दुनिया कैसी बदल गई है। देखिए जो बीजेपी कवर करते हैं वो परिवार को लेकर जा रहे हैं लंदन। हाँ। मैं जा रहा हूँ गोवा, यहाँ हैदराबाद से मैं गोवा जा रहा हूँ। देखिए दुनिया कैसी। राजदीप जी आपके दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। एक्चुअल क्या है राजदीप जी जो हैं अपने आप को
वो दिखाना चाहते हैं कि वो अब दबे कुचले हैं, जबकि राजदीप जी के साथ ऐसा है नहीं। अच्छा, मैं और राजदीप जी आप गोवा इसलिए लंदन आया। राजदीप जी आप गोवा इसलिए भी जाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक आपके पास गोवा में बंगला था जो आपने स्वेच्छा से बेच दिया है। नहीं, ये नहीं, पहले ये भी गलत, देखिए गलत बात मत करिए। मेरे माताजी का एक घर हुआ करता था जी। मेरी माताजी को एक नया घर, छोटा घर, उनका बहुत छोटा घर था मुंबई में, उनको एक घर लेना था, तो वो उनका जो घर में गोवा में है वो उन्हें बेचना पड़ा ताकि वो मुंबई में रह पाए। देखिए आप है ना, ये नेता नगरी में खबरें जो है सही तरीके से लोगों के सामने रखिए, क्योंकि इसी वजह से आप ट्रोल। राजदीप जी आप ये कहिए कि आप कोंकणी प्यार के चलते जाते हैं गोवा, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? आप कोंकणी हैं इसलिए गोवा जाते हैं, अब इसमें कोई डिबेटेबल चीज नहीं है। पर मैंने सुना है आप लंदन जब जाते हैं आप। नहीं, मैं जाता नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार लंदन आए हैं? हाँ। अरे मैंने सुना आपको बकिंगम पैलेस में इनविटेशन मिली है। नहीं, मुझे राजदीप जी अभी होली के गप सम्मेलन में समय है। मुझे लगता है कि राजदीप जी जो है वो इन्हीं चीजों में है कि सौरभ क्यों अमित शाह के साथ बैठ के डिनर कर लेते हैं, या क्यों ये राजदीप जी नहीं बताएंगे कि सौरभ जी से पहले कम से कम 25 या 30 बार उन्होंने डिनर अरे इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जिस दिन 2024 के इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, जिस दिन 2024 के इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, अमित शाह के यहाँ खाने में क्या बना था, इन्होंने ये भी किताब में लिखा है, कढ़ी बन रही थी। मैं वो भी बता रहा हूँ, मैं वो भी कह रहा हूँ। सौरभ जी एक सेकंड मैं बोल देता हूँ। बोलिए। राजदीप जी ने अपनी किताब में शायद उस किस्से का जिक्र किया है, नहीं किया है, कि एक अलाइंड पार्टनर जो उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर है और उनको 2014 में टिकट दिलाने का काम, गठबंधन कराने के काम के पीछे बहुत बड़ा एक राजदीप भी है। नहीं देखिए अब नहीं एक मिनट, अब राजदीप जी सच बताइए ना। नहीं मैं बताता हूँ, मत करिएगा। नहीं मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, मैं कहानी बता देता हूँ। बताइए। बात तो मैं ये कहूँ, आई थिंक अमित शाह इज अ वेरी फाइन पॉलिटिशियन। जितने भी नेताओं से सौरभ भाई, हिमांशु जी, कमलेश जी मैं मिलता हूँ, उनमें से बहुत कम पॉलिटिशियन है जिनसे आपको वाकई खबर या ज्ञान मिलती है। मैं उनमें अमित शाह को बहुत ऊपर रखता हूँ, क्योंकि वो हमेशा जब पॉलिटिक्स करते हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय है। तो एक जर्नलिस्ट के लिए ऐसे पॉलिटिशियन से बात करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, अभी एक बात कही गई कि आपने एक उत्तर प्रदेश के सहयोगी को भाजपा के साथ जोड़ा दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और जैसे मैंने कहा दिल साफ है, तो मैंने अपने किताब में भी लिखा था 2014 में। 2014 के चुनाव के पहले एक दिन मेरे गेस्ट डेस्क जो हमारे हर चैनल में होता है, उन्होंने कहा सर एक लेडी है वो अमित शाह जी से मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं सर? उन्होंने कहा नहीं वो उनका नाम है अनुप्रिया पटेल, और वो उनकी अपना दल पार्टी है, और वो अमित शाह का से बात करने में की कोशिश करें लेकिन मिल नहीं रहे। तो मैंने कहा देखो ये अमित शाह जी का नंबर है, आप उनको फोन करो और कहो मैं उधर ही बैठूं कि अनुप्रिया पटेल आपको मिलना चाहती है। अगले दिन अनुप्रिया पटेल को अमित शाह जी ने अपॉइंटमेंट दिया, और कुछ दिनों के बाद अपना दल एनडीए में शामिल हुआ। इसमें मेरा क्या हाथ है? मैंने किसी रिकमेंडेशन नहीं किया कि आप प्लीज अनुप्रिया पटेल को एनडीए में लीजिए। मैं बताता हूं हिमांशु, एक सेकंड, मैं बताता हूं क्या हाथ है। हाथ ये है राजदीप जी कि हिमांशु आपको तंग कर रहे थे और उसके पीछे एक सात्विक लालच था। नेता नगरी का उद्देश्य ये होता है कि दर्शकों को ये समझ में आए कि बंद कमरों के पीछे पॉलिटिक्स कैसी होती है, और उसमें पत्रकार की सिर्फ इतनी भूमिका होती है, क्योंकि हम सब दलों के नेताओं से मिलते हैं कि आप किसी को किसी से कनेक्ट कराना, हम जरिया हैं। अब उन्होंने जाहिर सी बात है जब अपना दल और भाजपा साथ बैठे होंगे, उन्होंने पॉलिटिकल अर्थमेटिक देखी होगी, कास्ट कॉम्बिनेशन देखा होगा, किन एरियाज में क्या फायदा है, किसी पत्रकार के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। 100% बिल्कुल सही आपने कहा, और यही मैं कह रहा हूं कि हम ये जो आपको ट्रोल आज इस हफ्ते कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि असली पत्रकार वो होता है जो
हर नेता के साथ एक तरह से एक संबंध रखता है, हाल जहां उनको इंफॉर्मेशन मिले। मैंने हमेशा हर नेता के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश की ताकि इंफॉर्मेशन मिले। आज की तारीख में आपको ताज्जुब होगा, और मैंने कई बार ये कहा, 90 के दशक में अगर कोई भाजपा का नेता था जिससे मेरे अच्छे संपर्क थे, उन 2-3 में प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नरेंद्र भाई तो मेरे प्रोग्राम में 1 घंटे के नोटिस पे आते थे। अगर मेरे रिश्ते नहीं होते अच्छे संबंध, और संबंध इस वजह से कि नरेंद्र भाई एक अच्छे वक्ता थे, मैं उनसे भी जब मिलता था बहुत जानकारी भी मिलती थी उनसे, क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़ थी। अगर मुझे कल गुजरात के पॉलिटिक्स पर कोई जानकारी 90 के दशक में चाहिए थी तो मैं किसके पास जाता? मैं नरेंद्र मोदी जी के पास जाता। अगर मुझे महाराष्ट्र की जानकारी चाहिए थी भाजपा में क्या हो रहा है, प्रमोद महाजन जी के पास जाता। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गणित की बात आती थी तो मैं अरुण जेटली से मिलता था। ये इससे ये कहना कि आपने उनके साथ डिनर लिया, फोटोग्राफ लिया, ये सब बेवकूफी की बात है। आप इस पे पढ़िए मत, आप इतना डिफेंसिव मत हो। अरे मैं डिफेंसिव कहाँ हूँ? मैं तो आपसे किससे सुन रहा हूँ महाराज? राजदीप जी, सौरभ मेरा मन दूरवा दल की तरह हरा है और मेरा मस्तिष्क केसर की तरह उर्वर है। मैं बिल्कुल लौट ही ले रहा हूं। मैं तो इसी बहाने नेता नगरी के दर्शकों को इस पॉलिटिकल कीमियागिरी के बारे में बता रहा हूं। ट्रोल्स की ऐसी की तैसी। जरूरत क्या है आपको? जब आप मुझ पर इस तरह के पहले आरोप लगाते थे, मैंने इतना भाषण लंबा। एक सेकेंड राजदीप जी, मैंने आप पर कभी आरोप नहीं लगाया है, ठीक है? मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछे हैं ताकि हम लोगों को भी पता चले, क्योंकि आप ज्यादा उठते बैठते हैं। मैं तो अभी नया नवेला हूं, मैं आप पे क्यों आरोप लगाऊंगा? हाँ बोलिए क्या हिमांशु जी क्या कहना चाहते हैं? क्या खा रहे हैं हिमांशु जी? स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं सर, स्ट्रॉबेरीज। विंबलडन देख के आया, विंबलडन देखने जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं। नहीं स्ट्रॉबेरीज। मैं एक चीज कह रहा था, आज राजदीप जी जो है वो बेचारे की स्थिति में अपने आप को बताना चाहते हैं। एक तरफ सौरभ भाई को बता रहे हैं कि आप अमित शाह के साथ बैठे हैं, मैं लंदन आया। मैं पिछले 9 सालों से ये प्रयास कर रहा था अपनी परिवार के साथ लंदन आऊं, हर बार बजट गड़बड़ा जाता था। पिछली बार वीजा आया लेकिन वो इतना लेट हो गया कि मेरे बेटे के स्कूल रीओपन हो गए। खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। जरा अच्छे से घूम के आइएगा, क्योंकि हम भी आज तक नहीं गए और हम भी 2-3 महीनों में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हमको बताइएगा। राजदीप जी से भी हम रिकमेंडेशन लेंगे। मैं भी जा रहा हूँ, मैं अगले महीने जा रहा हूँ लंदन। मैं क्रिकेट देखने जा रहा हूँ। देखिए अब चलिए बात हो गई व्यक्तिगत चर्चा। भाई ये ऐसा है कि ट्रोल्स की आलोचना करते करते आप लोग ट्रोल्स की तरह बर्ताव मत करिए। बी लाइक ताऊ, नॉट लाइक ट्रोल्स। जी, नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, पहला बरस, कमलेश किशोर सिंह, हिट्स एंड मिसेस। मैं तो उस कार्यक्रम में था, तो उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, और हम हिट्स एंड मिसेस जो हैं उनके, वो सभी जानते हैं, हमने देखा बहुत सारे हिट्स हैं बाय द वे, ये भी मानना पड़ेगा। मिसेज भी हैं, कुछ चीजें उनको वापस करनी पड़ी हैं। जो पॉलिटिकल कैपिटल उनको रिफॉर्म्स में लगाना था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, वो नहीं किया है उन्होंने। उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। वो कृषि का बिल लेके आए और उसे वापस करना पड़ा, और उन्होंने अच्छा ही किया, वापस किया। बहुत तो उसका विरोध हो रहा था, पर उसके बाद क्या, उसके बाद उन कृषि बिलों पर चर्चा नहीं हुई है, उसको मान लिया कि वापस हो गए। उसमें जो अभी तो उनके पास बहुत समय था कि वो किसानों से फिर बातचीत करते, और क्योंकि आवश्यकता है कृषि सुधारों की, आवश्यकता है कि लेबर कोड चेंज हो, आवश्यकता है कि जमीन अधिग्रहण वाले बहुत सारे ऐसे कानून जो लाए और वापस किया, अगर वो अच्छे थे तो आप लाए। अब आप वापस नहीं कर रहे हैं, उसमें सुधार करके ही लाएं, तो वो एक बहुत बड़ा मिस रहा है। ये हम देख भी रहे हैं कि आर्थिक सुधार अगर नहीं होते हैं तो मनमोहन सिंह को हम क्यों याद करते हैं? मनमोहन सिंह को हम प्रधानमंत्री के रूप में उतना याद नहीं करते जितना हम उनके उस योगदान को याद करते हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ वित्त मंत्री थे, और उन्होंने भारत में आर्थिक सुधार शायद मजबूरी में किया हो, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में किया हो, वर्ल्ड बैंक के दबाव में किया हो, किसके दबाव में किया, वो नहीं किया उन्होंने। इसलिए हम याद करते हैं कि भारत जैसे एक शिथिल राष्ट्र को उन्होंने गति दी, और वो तथाकथित बहुत खराब फ्रेज है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उससे निजात दिलाई, और हम 6%, 7% इस तरह की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। नरेंद्र मोदी के पास वो पॉलिटिकल कैपिटल था। पहली बार खुद की मेजॉरिटी से बने थे, दूसरी बार और बड़ी मेजॉरिटी से बने थे, पर उन्होंने उसका उपयोग उस तरह से नहीं किया है। पर हिट्स ये हैं कि नहीं, थोड़ा हम लोग कमलेश जी बात करें मिसेस पे, तो आपको लगता है कि पहले
बीजेपी का जातिगत जनगणना को लेकर एक स्टैंड था जिससे वो पीछे हटे हैं, क्योंकि पहले वो कहते थे कि भाई यही जातियां हैं, गरीब, पिछड़ा, किसान, लेकिन अब उनको कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट करना पड़ा। ये तो उसको भी आप एक यू टर्न की तरह ये तो आप निम्बल फुटेड मानिए। यू टर्न में इसलिए नहीं कहूंगा कि वो जो पहले भी जो बयान था वो पॉलिटिकल बयान था, पर एक्चुअली ये सबको लग गया था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए अब, क्योंकि वो मामला इतना आगे बढ़ गया था और बीजेपी सचमुच उसके पक्ष में नहीं थी, है ना, पक्ष में नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, वक्त आने पे हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी नीतियां भी बदल सकते हैं, और वो अभी उन्होंने लागू कर दिया और उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। अब पेंशन स्ट्रक्चर को लेके भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके आए, जो ओपीएस की लगातार कांग्रेस कई राज्यों में मांग कर रही थी, और लोगों ने कहा कि कई स्टेट्स में ये एक मेजर फैक्टर भी रहा। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्यों का जिक्र किया गया जहां पे कि ओपीएस को चुनाव में जीत का कारण बताया गया। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था 2022 में। हाँ, तो उस पर भी एक दृढ़ निश्चय जो मोदी जी के साथ चश्मा कर दिया जाता है ना, कि बहुत रिजोल्यूट आदमी है, और ये ऐसा उन्होंने दिखाया भी है। कई ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल चुनौतियां आई और उसका डटकर सामना किया, पर ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो देश के अंदर हैं, जिसमें जैसे 370 में उन्होंने सोचा नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा, वक्फ को लेकर भी डाला, वक्फ पे कर डाला। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे उन्होंने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी अब देखिए हमारी जो नीति रही है वो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की थी, और नॉन अलाइंड थी, अभी भी नॉन अलाइंड है, लेकिन हम ज्यादा मुखर हैं, ज्यादा अग्रेसिव हैं, चाइना की तरह ड्रैगन डिप्लोमेसी टाइप का करना चाहते हैं। उन मुद्दों में जिस तरह की दृढ़ता प्रधानमंत्री मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, ये सरकार दिखाती है, वैसी दृढ़ता ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर जिसके वो क्यों होने चाहिए, वो नीतियां क्यों लागू होनी चाहिए, इस पे बीजेपी ने बहुत सारी दलीलें दी जो बहुत इफेक्टिव भी थी। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से या अपने पार्टी के अंदर के दबाव से या संघ के दबाव से, ऐसी बहुत सारी आर्थिक नीतियां, संघ चूंकि हम मानते हैं ये सभी राइट विंग है, संघ परिवार है, पर संघ के जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, आर्थिक नीतियों को लेकर जो उनका स्टैंड है वो बहुत लेफ्ट वाला है। वो भी एक तरह से कहिए कि इन्होंने एक कोशिश जरूर की है कि इस पे एक सामंजस्य बिठा दिया है कि बहुत सारा उदारीकरण किया है, मतलब बिजनेस को ओपन किया है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आने दे रहे हैं, कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं किया उतना जितना लोग करते थे, पर उन्होंने स्वदेशी वाला मामला भी साथ में रखा हुआ है, मेक इन इंडिया, इंडिजिनस, हाँ, वो दोनों को जोड़कर चल रहे हैं। और एक चीज बताइए कमलेश जी, फिर मैं राजदीप जी के पास जाऊंगा। जब नतीजे आए थे पिछले बरस, एक साल पूरा हुआ है, एनडीए 293 पे सिमट गया था। पिछली बार 2019 में बीजेपी की 303 थी, इस बार एनडीए की 293 थी, 303 से 10 कम, पूरा गठबंधन मिला के बीजेपी 240 पे आ गई थी, है ना। तो सीधे सीधे उनको 63 सीटों का नुकसान था। तब ये कहा गया कि पहली बार ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन के जो प्रेशर होते हैं वो भी फेस करने होंगे, और अगर नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को जुकाम आएगा तो दिल्ली रुमाल लेके भागेगी, ये बात कही गई थी। क्या आपको लगता है कि एक साल में उस तरह का कोई प्रेशर दिखा है? पिछले एक साल में नहीं दिखा है, हुआ इनफैक्ट पिछले एक साल में उल्टा है। उसका कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, जितनी नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, क्योंकि उनका जो स्टेट है वो नया है, उनको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है जो केंद्र पूरी कर सकता है, बहुत सारी और कर रहा है लगातार। नीतीश कुमार भी एक ऐसे आइलैंड पे खड़े हैं जहां पे वो बहुत कितना भी चिल्ला लें अब उनकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है पिछले चुनाव में ही बीजेपी से कम रही है, वो मतलब कमतर रहा है उनका परफॉर्मेंस। आरजेडी से वो 2-3 बार मिल चुके हैं और हट चुके हैं जी। तो नरेंद्र मोदी को इस बात का भय नहीं है कि इन दो में से, ये दो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, इन दो में से कोई उनको छोड़कर जाएगा, और ऐसी कोई नीति भी नहीं लागू की है। एक तरह से वक्फ बिल में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था उन लोगों को, पर ऐसी कोई नीति केंद्र सरकार नहीं लाई है जिस पर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार मुखर होकर सरकार के विरोध में आए हैं, और गठबंधन से हाथ खींचना तो बहुत दूर की बात। ऑलराइट, राहुल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं सर? प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सब दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।
अरे इनवाइट सर आपके बिना कैसे नेता नगरी। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी अभी तक राजदीप सरदेसाई का विकल्प नहीं खोज पाई है टीवी इंडस्ट्री। ना बिल्कुल नहीं यार। हो भी नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी जानकारी दूं। पिछले 12 हफ्तों से अगर आप 9 बजे का शो देखें बाकी इंग्लिश न्यूज चैनल से, हम अपनी वाहवाही नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो रेटिंग, जो कोर हमारी मैट्रिक्स है जो शहरों की होती है अंग्रेजी न्यूज चैनल की, हम दूसरे नंबर के चैनल से दुगना है इस समय। मैं ये नहीं कह रहा। डोंट गो बाय रेटिंग राजदीप, डोंट गो बाय रेटिंग। कम ऑन गाइस, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। कहिए मैं अपनी लाइन बनाता हूं, जितनी लंबी जितनी छोटी मैं उसी पे चलता हूं। लाइन, वो दीवार का क्या डायलॉग है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े रहते। बस बस हाँ, हम आपके पीछे हैं। थैंक यू। चलिए। अच्छा, तो राजदीप जी, हम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बरस की समीक्षा के लिए यहां जुटे हैं। कमलेश जी ने अपनी बात कही, अब आपकी बारी है। देखिए, मैं 3 चीजें कहूंगा हिट्स एंड मिसेस में। पहले हिट्स, और मैं केवल 1 साल नहीं देख रहा, 11 साल देख रहा हूं, क्योंकि ये सरकार बहुत बड़े इंटरेस्टिंग तरह से इवेंट मार्केटिंग करती है। 11 साल में पहले मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन करता था, लेकिन मोदी सरकार कर पाती है। हर साल एक तरह से एक नया बर्थडे होता है। तो 11 साल देखिए। नंबर 1, ये बात से हम कोई इनकार नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी जी ने स्थिर सरकार 11 साल से दी है। यूपीए सरकार के टाइम पे हमेशा ये सवाल उठता था, क्या लेफ्ट समर्थन खींच सकता है, डीएमके समर्थन खींच सकता है, ममता समर्थन खींच सकती है, क्या ये सरकार टिक पाएगी? नरेंद्र मोदी ने साफ दिखाया 11 साल में, कोई डाउट नहीं। आपने कोलिशन की बात की, 2024 के चुनाव के बाद यह सवाल उठा था, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी काम कर पाएंगे, क्या कोलिशन सरकार चला पाएंगे? तब भी मैंने नेता नगरी में कहा था नरेंद्र मोदी विल मैनेज इट, क्योंकि 50 साल का अनुभव है पॉलिटिक्स में, और वो उन्होंने 11 साल एक तरह से स्थिर सरकार दी है और अपने एलाइज को मैनेज करके एक तरह से, जब स्थिर सरकार मिलती है तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्शन होती है कि एक दृढ़ लीडरशिप है। तो 1 नंबर स्थिर लीडरशिप उन्होंने दी है। नंबर 2, उनकी हिट में मानता हूं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, पोर्ट्स हो। नरेंद्र मोदी जी ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर हो सकता है, और उसको उस हद तक आपको मोदी जी को क्रेडिट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रोड बिल्डिंग केवल 2014 से शुरू हुई, वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल शुरू किया, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में वो आगे बढ़ा, लेकिन मोदी जी के सरकार में उसको और एक तरह से एक प्रगति मिली है, एक इट हैज गॉट मोर स्पीड। नंबर 2, तीसरी बात मैं कहूंगा, जो लार्ज स्केल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको, फिर वो उज्ज्वला हो, आयुष्मान भारत हो, उसको डिजिटल से लिंक करके, टेक्नोलॉजी से लिंक करके, जो वाकई बेनिफिशियरीज हैं उनको काफी हद तक आप कह सकते हैं फायदा मिला है। जो बड़ी बड़ी स्कीमें हुआ करती थी, एक जमाने में ये कहा जाता था, राजीव गांधी ने फेमसली कहा था, 1 रुपए में से केवल 15 पैसे लोगों तक पहुंचता है। मुझे लगता है जो एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक कोशिश की है कि बेनिफिशियरीज को, जो लाभार्थी है, उन तक वो वेलफेयर स्कीम पहुंचे। ये 3 बड़ी उपलब्धियां हैं। अब मिस पर आते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो एक लोकतंत्र में एक सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो उतनी दिखाई नहीं दी गई है। क्योंकि जब भी कोई सवाल पूछे जाते हैं, कठिन सवाल हो, फिर वो कोविड में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की नौकरियां गई इनफॉर्मल सेक्टर में, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, चीन ने क्या किया, उन सवालों से ये सरकार बचती है। पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं नोटिस बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, एग्जीक्यूटिव को कमजोर किया गया, इंस्टीट्यूशंस का गैर इस्तेमाल होता है, जैसे ईडी का अपने विरोधियों के खिलाफ, और मीडिया को आप जानते हैं, कई सेक्शंस को, मीडिया को आपने बिल्कुल एक तरह से अपने गोदी मीडिया में शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक मीडिया को आपने एक तरह से कंट्रोल किया, तो ये कमजोरी है। दूसरी कमजोरी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति की वजह से माइनॉरिटीज को उस तरह का विश्वास अभी तक आप दिला नहीं पाए हैं। ये 2-3 बातें मैं कहूंगा मोदी जी की एक तरह से कमजोरी है। मुझे लगता है कि मीडिया की को एक तरह से जो इवेंट मार्केटिंग की गई है, उसकी वजह से जो सरकार की कितनी उपलब्धियां हैं और कितनी कमजोरियां हैं,
उसका एक सही रिपोर्ट कार्ड कभी तक जनता के सामने नहीं आता है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक ओपेसिटी है। तो 11 साल में जरूर कुछ अच्छी चीजें हुई है। मैं आर्थिक स्थिति पर नहीं जाना चाहता और विदेश नीति पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनमें अलग अलग राय है। कई लोग आपको कहेंगे कि आप अगर इन्फ्लेशन ले, मोदी जी के 10 साल में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड इज मच बेटर देन यूपीए ईयर्स, लेकिन कुछ ग्रोथ के फिगर्स अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग खासकर देखें, तो देन यूपीए ईयर्स आर बेटर देन मोदी ईयर्स। और जब आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसका खामियाजा उस यूपीए सरकार को भुगतना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति को लेके इसलिए डिबेट हो सकती है, इनफॉर्मल सेक्टर में कितने जॉब खोए गए या फॉर्मलाइज कितनी इकोनॉमी हुई है, ये डिबेट है। विदेश नीति पर भी ऐसा है। विदेश नीति पर कई लोग कहेंगे कि मोदी जी ने एक देश को एक ताकत दी है, वी हैव गॉट अ पोजीशन ऑन हाई टेबल, लेकिन ये मत भूलिए कि मनमोहन सिंह को भी बराक ओबामा ने कहा था कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मनमोहन सिंह। G7 की मीटिंग्स पर वाजपेयी जी भी ऑल्सो वाज इनवाइटेड इन 2003, मनमोहन सिंह वाज इनवाइटेड एवरी ईयर, मोदी जी इज इनवाइटेड। एक कंटिन्यूम है। मुझे लगता है पिछले 11 साल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मोदी जी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट हैज बीन हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इतने चुनावों को लगातार जीतना, बीजेपी को इतने राज्यों में मजबूत करना और कुल मिलाकर स्थिर सरकार देना इज हिज बिगेस्ट हिट। His biggest miss is democratic accountability. लोकतंत्र में आपको जवाबदेही देनी चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने चाहिए, लोगों के पत्रकारों के सवाल केवल किसी डिनर टेबल पे या दिवाली मिलन पर नहीं, लेकिन खुले आम एक बार साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। दैट इज पार्ट ऑफ योर, इफ एटलीस्ट वंस, इनफैक्ट यू शुड डू इट मोर ऑफन, आई से वंस अ क्वार्टर। अगर आपको कुछ इफ यू डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग देन यू शुड फेस द मीडिया। तो आई थिंक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, वेदर इट इज इन पार्लियामेंट का कई विषयों पर चर्चा ही नहीं करता और बिल्स आर रैम्ड थ्रू विदाउट डिस्कशन। ये सरकार या ईडी का गैर इस्तेमाल, केवल ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में अभी भी ईडी हावी है। सो इन दैट सेंस आई थिंक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वीकनेस, stable leadership with sound political management is the strength of this government. ये hits and misses मुझे नजर आते हैं। थैंक यू राजदीप जी। अब हम रुक करेंगे राहुल श्रीवास्तव जी का। राहुल जी, मैं दरअसल मैं 11 साल की जगह 1 साल इसलिए कह रहा था। बीजेपी तो 11 साल कंटिन्यूटी मना रही, पर जो 10 साल का कार्यकाल इस पर हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं। तो वो नोटबंदी की विफलता हो, है ना, जीएसटी के बाद क्या असर रहा, क्या प्लस रहे, रेरा आया, इस तरह रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को वापस लेना पड़ा, लैंड बिल को वापस लेना पड़ा, इन पे बहुत चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं चाह रहा था कि 1 साल जो इधर का है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो कि कहाँ वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर पाए। वक्फ जैसे कानून पे या उत्तराखंड समेत कई राज्यों में यूसीसी पे जो बात आगे बढ़ रही है, कहाँ पे उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार कहा कि इनको अंततः हमारी बात माननी पड़ी। तो थोड़ा मैं चाह रहा था कि 1 साल पे फोकस हो, और ये भी कि जब ये 240 पे अटक गए थे लोकसभा में, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत और हरियाणा की जीत, उसने किस तरह से इनको नए सिरे से एक राजनीतिक संजीवनी दी। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि जब ये महाराष्ट्र जीते हैं तब झारखंड हारे हैं। राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो लास्ट 1 ईयर जैसे आप कह रहे हैं, जैसे राजदीप ने कहा गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी होती है, वैसे ही सरकारों में, पार्टी के अंदर और लीडरशिप में एक कंटिन्यूटी का एलिमेंट होता है। आज के माहौल में जहां स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है, ऐसे समय में, हालांकि राजदीप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक इशू है, वो मैं उससे इत्तेफाक रखूंगा कि सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट में नहीं, पूरे देश में, पूरे कहीं पे भी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी क्लेम करना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है। और ये ऐसे टाइम पे हुआ है जब सोशल मीडिया पे और तमाम प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछना ज्यादा आम हो गया है पहले से। यानी इंदिरा गांधी जी के टाइम में, नेहरू जी के टाइम में, इवन अटल बिहारी के टाइम में एनिग्मा मेंटेन करना बड़ा आसान था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं थे बहुत सारी गूढ़ बातें, बहुत सारे डीप चीजें। आज की तारीख में अगर जैसे कल प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका वीडियो जो है गिरते वो सामने है हमारे। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइम वी आर लिविंग इन। मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर है एज ए लीडर अपने आप को सस्टेन करना,
स्पेशली आफ्टर द रिवर्सेस लाइक जो लोकसभा चुनावों में आए थे कि नंबर्स नहीं आए थे। कमलेश जी ने जिक्र किया फुटवर्क का। आई थिंक दैट इज मैं कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट नया एलिमेंट है, क्योंकि एक टाइम पे राजीव कह रहे हैं कि आपने कहा कि हम बातचीत करते रहे, मगर वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट नरेंद्र मोदी एज एन इनफ्लेक्सिबल पॉलिटिकल लीडर, कि वो मैंने अपने बात सोच ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन पॉलिटिकली जो इस बार में नरेंद्र मोदी ने अलायंस के साथ कहा गया था कि ये तो गया, सरकार गई, 6 महीने भी नहीं चलेगी, लेकिन ही इज रनिंग इट। एंड वो जो तू में हुआ करती थी अलायंस पार्टनर के टाइम में, एक समय हमने यूनाइटेड फ्रंट के टाइम में देखी, उसके हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में देखी, और उसके बाद हमने यूपीए में देखी। दैट फ्रिक्शन, कांस्टेंट फ्रिक्शन, जो विजिबल फ्रिक्शन होता था अलायंस पार्टनर्स में नहीं है। इट्स ए मच मोर evolved and mature alliance that the BJP is running. The BJP is the big brother. It has two very smart people. One chief minister आंध्र प्रदेश जो कि अपने को दोबारा रिसरेक्ट कर रहा है, दोबारा आया है। He wants to prove himself, क्योंकि लास्ट टाइम वो परफॉर्म करके फेल हो गया था, सत्ता से बाहर हो गया था, तो वो प्रूव करना चाहता है कि मैं इस बार ऐसा परफॉर्म करूंगा कि मैं दोबारा वापस आऊं। He needs the center. दूसरा नेता है जिसको चीफ मिनिस्टर बन के रहना है बिहार में, नीतीश कुमार को। उसने देख लिया है कि मेरी इस समय पे तराजू में मेरा बेनिफिट बीजेपी के साथ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे दूसरी साइड में तेजस्वी यादव नाम का जो नेता है, ही इज बाइटिंग एट माई हील्स। वो ही इज ए इमर्जिंग लीडर, और बड़ा मुश्किल होगा उसके साथ रहते हुए लीडर बनना। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, एक अच्छा अलायंस है, वो लीडरशिप को सस्टेन करने में मदद करता है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट के साथ कोई नेता जो है वो रिजिड नहीं रहता, वो पॉलिटिकल क्लाइमेट को पढ़ करके चलता है। दूसरा, जजमेंट होना चाहिए कि पानी कितना गहरा है। ये भी कहा गया था कि अब नरेंद्र मोदी अलायंस के साथ आए हैं तो वो अपने जो बीजेपी के डिवाइसिव एजेंडे हैं उनको नहीं पुश कर पाएंगे। तो वक्फ बिल जो था वो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक टाइम का पेट प्रोजेक्ट था, संघ का पेट प्रोजेक्ट था, बट नरेंद्र मोदी मैनेज टू कन्विंस हिज एलाइज कि साहब ये हमारी मंशा ऐसी नहीं, जो भी उन्होंने समझाया, बट ही वाज एबल टू गेट हिज अलायंस पार्टनर्स ऑन बोर्ड। आई थिंक ये दूसरा एलिमेंट है कि कोई पॉलिटिकल नेता, यानी जैसे एक समय पे यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील साइन करना चाहते थे, वो अपनी लेफ्ट पार्टीज को कन्विंस नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये कैपिटल्स के आगे सरेंडर होगा, तो लेफ्ट पार्टीज चले गए छोड़ करके। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी हैज डिस्प्लेड कि बीजेपी के जो बहुत ज्यादा नॉन एग्रेसिव एजेंडे, नॉन हिंदुत्व एजेंडे हैं, उनको अलायंस को समझा करके क्लियर किया जा सकता है। दूसरी बात हुई कास्ट सेंसस की, अनदर साइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक टाइम पे बीजेपी का जो कोर था देखिए, और आरएसएस का जो कोर था, वो अपर कास्ट डोमिनेटेड था उसके माइंडसेट में, और उसमें हमेशा ये लगता था उसको कि जहां पे कास्ट बहुत ज्यादा प्ले में आती है, वहां पे कम्युनल कार्ड जो है, जो रिलीजन वाला कार्ड है, जो हिंदुत्व कार्ड है, वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि जो टोटेम है हिंदुत्व का मोनोलिथ है, वो टूटता है। और इसीलिए वजह से वो कास्ट और कास्ट सेंसस जैसी चीजों से डरते थे। लेकिन इस इश्यू को अब अपने लिए करने के बाद, ये दिस इज द न्यू बीजेपी एंड परहैप्स द न्यू बीजेपी आरएसएस सिंक्रोनिसिटी है ये, कि जिसमें वो जानते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जैसे लीडर होते हुए, एक अच्छी ओबीसी की हमारी रैंक एंड फाइल होते हुए, क्या इस एडवर्सिटी को, ये जो कास्ट सेंसस के रूप में राहुल गांधी और तमाम ऑपोजिशन ने उठाई थी, इसको क्या पॉलिटिकली हम अपने बेनिफिट में ला सकते हैं? उसका सिग्नल आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर सरकार को दोबारा इसके लिए जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स देयर आर चिंक्स इवन ऑपोजिशन का जो गेम प्लान है उसमें, एंड नरेंद्र मोदी एज ए लीडर इज एग्रेसिव एनफ टू रियलाइज कि चलो ठीक है, ये हमारी कमी इसमें ढूंढ रहे हैं, हम इनकी कमियां ढूंढ के इनके खेमे में
वी विल डू व्हाट द एनिमी वांट्स अस टू डू। मगर गुड गवर्नेंस जो होती है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट lot of these things which generally be talked about on the social media. मेरे ख्याल से what नरेंद्र मोदी has a problem today is राजदीप said democratic उसमें issues का। मैं ये कहूंगा कि किसी भी बहुत पॉपुलर नेता के सामने दो चीज चॉइसेस होती हैं कि वो अपनी ऑरा, इमेज और अपनी लीडरशिप के पॉपुलैरिटी के चलते डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन कर। दूसरा ऑप्शन होता है कि उनको फ्री कर दे, वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कि उसके बाद किसी को उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाए। कि अगर फिरोज गांधी एक बिल लाते हैं प्राइवेट मेंबर कि एक जर्नलिस्ट को अपना सोर्स नहीं बताना है, आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, वो दूसरे तरीके से उसको कॉन्ट्रोवीन कर रही है, मगर किसी को हिम्मत नहीं है कि उस बिल को रिवर्स कर दे। आई थिंक नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रॉब्लम यह है कि इट इज वन मिसिंग द काइंड ऑफ आइडियाज इट हैड इनिशियली। वो जो आइडिया बैंक था उनका वो कमजोर हुआ है। आई थिंक इनकी प्रॉब्लम यह भी है कि इस सरकार में रायसीना रोड से नीचे, यानी जो रायसीना रोड जहां 3-4 बड़े ऑफिस हैं, उसके अलावा इस सरकार का कोई इम्प्रिंट नहीं है। इसके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का इम्प्रिंट नहीं है। ओल्ड ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आफ्टर लूजिंग द इलेक्शंस इन दिल्ली, जब उन्होंने 9 बजे बाबुओं को आने को कहा था और दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी, और जो ये पूरे बाबू डोमिनेटेड एरियाज हैं न्यू दिल्ली के, वहां पे भी वोट उनके खिलाफ चला गया था। मैं कहूंगा कि तब से एक पीरियड आया है कि ब्यूरोक्रेसी को झाड़ करके ठीक करना वो नहीं कर पाए। आप देखिए इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप पनगरिया साहब को लेके आते हैं, ही इज ए गुड इकोनॉमिस्ट। आप रघुराम राजन जैसे लोग थे, आनंद अरविंद सुब्रमण्यम थे, वो ब्यूरोक्रेसी को तोड़ नहीं पाते हैं, वो उसके प्रेशर में छोड़ के चले जाते हैं। दैट मीन्स कि वो जो ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने की जरूरत थी, इस देश की किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस भ्रष्ट और सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेसी है। आई थिंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू डिसमेंटल दैट स्ट्रक्चर। आई थिंक 11 years, third term, I think Narendra Modi has the political bandwidth right now कि वो कर सकते हैं। I think एक मोरिबंड स्ट्रक्चर उनके चारों तरफ भी हो गया है। लॉट ऑफ ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट का इलाका एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी 40 साल पहले देखा। वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आई थिंक वो जो एक न्यूनेस और वो जो एक फ्रेशनेस होती है एक सरकार की, आई थिंक वो इस सरकार की बहुत इमीडिएट नीड है। राहुल जी फॉर सच डिटेल रिस्पॉन्स। हिमांशु, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि 2024 के चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। इसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है जहां उन्होंने 29 सीटें गंवाई, महाराष्ट्र में 14, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 8, बंगाल में 6, बिहार में 5 और हरियाणा में भी 5। इन राज्यों में किस तरह के करेक्टिव मेजर्स किए गए? हम और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी में तो हमें कोई करेक्टिव मेजर नहीं दिखा, ना प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर, ना मंत्रियों के स्तर पर, ना मुख्यमंत्री के स्तर पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तय नहीं हुई कि क्यों हुआ। महाराष्ट्र में इसलिए उतनी बात नहीं हुई क्योंकि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुए जहां पर भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। राजस्थान के स्तर पर भी भजनलाल शर्मा के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करके नहीं आंका जा रहा है और वहां पर भी बार बार ये बात चल रही है। कर्नाटक में विपक्ष में बैठे हुए हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं अगले बरस तो वहां भी चुनौती है, और बिहार में इसी बरस चुनाव होने हैं, हरियाणा में फिर से वो सत्ता में लौट आए। पार्टी के भीतर इसको लेके क्या चर्चा है? यूपी जैसे राज्य जहां खराब प्रदर्शन रहा, किसी की जवाबदेही तो तय होगी। सौरभ जी, जवाबदेही तय होनी होती तो अभी तक हो गई होती, वो नहीं हुई है क्योंकि पार्टी जीत गई। पार्टी ने सरकार बना ली, तीसरी बार सरकार बनाई, और पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनाई, लेकिन 240 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ठीक है, जो आपने 282 सीटें जीती, 303 सीटें 2019 में जीती, वो सब ठीक है, लेकिन 240 भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर आप
कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में अगर आप 240 सीटें जीतते हैं तो ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारियां तय होनी थी, वो नहीं हुई है। आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए आपको संगठनात्मक चीजें बदलने पड़ेंगी, वहां की सरकारों के स्ट्रक्चर्स बदलने पड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है? वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हटाना है या वहां के मुख्यमंत्रियों को हटाना है, या उन जगहों पे मंत्रियों को हटाना है जिनकी उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जिम्मेदारी थी। भजनलाल शर्मा की जितनी जिम्मेदारी बनती है कि वो दिसंबर में चुनाव मुख्यमंत्री बनते हैं और मई में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी जनवरी में मुख्यमंत्री बनते हैं और वहां पे नुकसान होता है, लेकिन तीसरी बार सरकार चुनकर आती है। सरकारें जो है वो समीकरणों के हिसाब से भी चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर मिली हैं 48, ये सीटें कभी आएंगी? ये तो 2000 अगर आप देखें तो 14 के विधानसभा चुनाव में नहीं आई। तमाम इस तरीके के समीकरण हैं। आप देख लीजिए विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के 133 सीटें के भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेक्टेड थी कि आएंगी, नहीं आ सकती थी। आप 2014 में भी चुनाव में गए, वहां पर भी आपको 122 सीटें मिली थी। लेकिन तमाम समीकरण होते हैं, हर चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। मैं हमेशा उनके लिए एक चीज कहता हूं कि मार्केटिंग, मैनेजमेंट और टाइमिंग। अभी कमलेश जी ने जिक्र किया कि किसान बिलों को वापस लिया, 1 साल तक सरकार ने वेट किया, उसका रिव्यू किया, लेकिन किस दिन वापस लिया? गुरु नानक जयंती थी, उस दिन वापस लिया। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन के अंदर कौन लोग धरने में बैठे थे? पंजाब के लोग थे। वो सब ठीक है, ये टाइमिंग की बात होगी। उसके बाद 2024 आप ये बताइए, चुनाव के बाद 1 साल हो गया, अध्यक्ष नहीं बना पाए अभी तक। और चीज बताता हूं मैं आपको, एक और चीज बताता हूं। चुनाव नतीजों के बाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो शाम को आते हैं, वो कहते हैं एनडीए की सरकार है। उससे पहले की एक घटना बताता हूं आपको। 2024 के चुनाव से पहले एक एनडीए की बैठक होती है अशोका होटल के अंदर, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पूरे जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगे थे उसमें अगर हिंदी में अगर आप देखें तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है, जो वो गलत लिखा था। एनडीए का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और जो पूरे बैनर लगे हैं उस पर लिखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। इतनी माइन्यूट चीज आप अगर एनडीए की बैठक करते हैं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले, यह है चीजें कि आप सत्ता के उसमें थे कि हम तो जीत ही जाएंगे। आप एनडीए की हिंदी में फुल फॉर्म नहीं, एक बैनर पे नहीं था वो जितने बैनर्स, पोस्टर अशोका होटल या दिल्ली में लगाए गए थे सब पर था। और इसको किसने पकड़ा? एक आदमी ने, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने उन मंत्री जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन महासचिव की जिम्मेदारी थी, उनसे कहा कि ये कैसे हो गया। अच्छा, बस ये और बता दीजिए कि फिर अध्यक्ष क्यों नहीं तय हो पा रही अभी तक? मैं वही कह रहा हूं, अब अध्यक्ष पे आ जाते हैं। अध्यक्षी तय होने का सबसे बड़ा कारण यह है, आरएसएस ने इस बार फुल फ्लेजी तरीके से यह कह दिया है कि अध्यक्ष वो होगा जो पार्टी और सरकार को साथ लेकर चले, जो सबकी सुने। कई ऑप्शन, क्योंकि आपने इससे पहले बताए मनोहर लाल खट्टर, अभी भी जो रेस चल रही है शुरू से अंत तक वो है, उसमें भूपेंद्र यादव भी हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था निर्मला सीतारमन का एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब संविधान दिवस को लेकर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी तो राज्यसभा में ये आया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उसको इनिशिएट करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उनकी जगह निर्मला सीतारमन ने किया। निर्मला सीतारमन को शाम को बताया गया कि कल आपको जो है संविधान दिवस के ऊपर जो है चर्चा उसमें इनिशिएट करना है, और कंक्लूडिंग जो है राज्यसभा के अंदर वो गृह मंत्री अमित शाह को करना है। इंटरवीन क्या करना पड़ा पार्टी अध्यक्ष को? उससे पहले सभी मीडिया को बताया गया था। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभी राजदीप जी कह रहे थे कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन एक चीज है, उनको मालूम है किस तरीके से चीजों को किया जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। आप क्योंकि राजदीप भी बहुत लंबे समय से उनको कवर कर रहे हैं, राहुल जी भी कवर कर रहे हैं, राजदीप जी भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना ही बोलते रहे जितना उनको है। वो सवालों के जवाब हमेशा नहीं देते थे। उनको अपनी बात रखनी है, वो बात रखेंगे। आपके सवालों से वो हमेशा दूर रहते थे। इंटरव्यूज लीजिए, इंटरव्यू देते हैं,
सारी दुनिया जानती है कि कितने इंटरव्यू उन्होंने दिए होंगे इस लोकसभा चुनाव में, 2019 में, एक तो 14 आप के ही को लोकसभा दिया। चुनाव में। दूसरी एक और चीज, क्या मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कभी कोई इंटरव्यू दिया? राजदीप जी बता दें। वाजपेयी इंटरव्यू भी देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। हर नेता का एक तरीका है अपने अपने तरीके से चीजों को रखने का, ठीक मीडिया है। के सामने, सरकार के सामने। और अगर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है, उसको लगता है कि इस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मूले पे अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, तो वो उसको बदलना नहीं चाहती है, जी। जब तक कोई उसमें अड़चन ना आ जाए। और एक ठीक। और चीज है, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव चीज को कैसे पॉजिटिविटी में कनेक्ट किया जाता है। आप ध्यान दीजिए 2019 का वो लोकसभा चुनाव, जब राहुल गांधी ने राफेल को लेकर कहा कि चौकीदार चोर है, उन्होंने कैंपेन खड़ा किया कि चौकीदार मैं चौकीदार हूं। ये चीजें जो है प्रधानमंत्री अपनी इंटरनल बैठकों में ये कहते सर हैं उसके उस कम्युनिकेशन कि की जो आपके लिमिटेशन पास भी पत्थर है रखे, उसे सीढ़ी बना लो। आप 2000 तो ये हिमांशु जी आप 19 का उदाहरण दे रहे हैं, फिर 24 का उदाहरण भी है जब उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, तो विपक्ष बोला संविधान बचाओ, और वहां पे गच्चा भी खा नहीं, गए। वही कह रहा हूं, वो उन्होंने उस चीज को कितनी तेजी से छोड़ा होगा। आप सोचिए, जब ये कहा गया कि वो बिल लेके आएंगे इनहेरेंट टैक्स का, और उनको लगा कि ये नेगेटिव जा रहा है, उसी टाइम उन्होंने उस इश्यूज को छोड़ दिया। जी, अब इनहेरिटेंस में बात हो रही है सर। लगता है कि इसका फायदा है, उनके फीडबैक सिस्टम में होता तो वो कभी नहीं छोड़ते। और उनको लगता है कि ये फॉर्मूला और फॉर्मेट जिसपे वो चुनाव जीतते हैं, वो उसको बदलना नहीं चाह रहे। ठीक। पार्टी के अध्यक्ष को लेकर एक चीज समझनी होगी कि इस बार संघ किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। अगर होता तो अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं हो गई होती, नाम फाइनल हो गए होते, पैनल बन गया होता। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बरस की समीक्षा का एक प्रसंग यहाँ पे रुकता है। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे बिहार पर, जहां पर सीटें किसको कितनी मिलेंगी, कौन नेता होगा, जैसी बहसें कुछ पड़ाव आगे बढ़ गई हैं। इस बातचीत में हमारे मेहमान 4 वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार बिहार से हमारे साथ हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की असिस्टेंट एडिटर और बिहार रूल मिसरूल और जेपी टू बीजेपी जैसी चर्चित किताबों के रचयिता संतोष कुमार सिंह जी। आप में से जिन दर्शकों की बिहार की राजनीति में दिलचस्पी हो, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये दोनों किताबें जरूर घोंट लें। बिहार चुनाव को समझने में आपको सुविधा रहेगा। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। आज आपकी पृष्ठभूमि बदली हुई है, पीछे चित्रा भाभी की बनाई हुई पेंटिंग्स नहीं दिख रही हैं। ये इसलिए कि मैं गांव आ गया हूं और मैं गांव के घर में हूं। कहाँ तो गांव कहाँ है, बताइए दर्शकों को, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांका जिले के समूहगंज थाने में या प्रखंड में रामचुआ गांव है। वाह। और जो कि करीब पटना से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा खासा गांव है, अच्छी खासी आबादी है। तो मैं अपने कजन के यहाँ बैठा हुआ, बहुत बढ़िया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, राकेश कुमार सिंह, उसी के घर बैठा हुआ हूँ, वहीं से कर रहा हूँ। जलवा है। वकील साहब को भी हमारा प्रणाम कहिएगा। दूसरे हमारे मेहमान इंडिया टुडे हिंदी के हमारे सहयोगी और रेडियो कोसी और रुकतापुर जैसी चर्चित किताबें लिखने वाले। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति को रिपोर्टिंग में हिंदी में प्रांजल गद्य कैसे लिखा जाता है ये सीखना और समझना हो, तो हमारे साथी पुष्यमित्र की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। पुष्यमित्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं ताकि आम भिजवा दो। सही बात। आप जरा, मैं चाहता हूं कि हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करें, आम और खास की। उससे पहले जिस आम की आपने इतनी तारीफ की है इंडिया टुडे हिंदी की वेबसाइट की उस आर्टिकल में, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। ये दूधिया मालदा आम कहते हैं। दूधिया मालदा? दूधिया मालदा तो एक वैरायटी है, लेकिन उसमें कहा जाता है जो पटना के दीघा मोहल्ले का दूधिया मालदा आम होता है वो कुछ खास होता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। उस आम की काम का जो छिलका होता है बहुत पतला होता है और गुठली भी उतनी ही पतली होती है। तो बस बीच में जो आम बच जाता है वो बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा होता है आम। और वो सिर्फ दीघा मोहल्ले में मिलता था। और कहा जाता है कि इसको दूधिया मालदा इसलिए भी कहते थे कि इसको पहले किसान दूध से सींचते थे। हालांकि ये किंवदंती है, सच है या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि पटना शहर में जब शहरीकरण बढ़ने लगा तो लगभग सारे बाग उजड़ गए और अब बहुत 500-600 पेड़ बच गए हैं। उतना ही ये बच गया है। अब सरकार उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में है। 500-600 बचे हैं ना?
जी जी, 500-600 बचे। फल भी आया होगा उनपे? फल आया है लेकिन बहुत महंगा है, मतलब अभी भी 1200 से 1500 रुपये में 5 किलो आम मिलता है। पेटी कितने में मिलती है? मतलब 5 किलो में का रेट है उनका। और ये एक बगीचा है सदाकत आश्रम जो बिहार विद्यापीठ है, उसमें बगीचा जो सबसे पुराना बगीचा उसका वही है। और कहते हैं कि वहाँ 100 साल पुराने पेड़ भी है, जिसको राजेंद्र बाबू भी खाते थे उस पेड़ के आम को, और अपने मित्रों को भिजवाते भी। राजेंद्र बाबू भी खाते थे? क्या बात है। हाँ, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा हो रही है। तो अब राजेंद्र बाबू खाते थे, अब हम भी खाना चाहते हैं। हमारी नेता नगरी की टीम यहाँ बैठी हुई है, राशिद हैं और गौरव ताम्रकार हैं, अमितेश हैं और हमारे बिहार बंधु हैं अभिनव जी हैं। तो हम लोगों के लिए कैसे आएगी गुरु पेटी? उस बात कर लेंगे वहाँ, मतलब उनसे ले लिया जाएगा एक। हाँ, भुगतान हम यहाँ से कर देंगे, आप लेकिन भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल। अब गांव में बैठे हैं बांका में संतोष भैया, तो आम तो आपके यहाँ भी हो रहा होगा? बहुत सारा है, मालदा है, दशहरी है, जर्दालू है। तो आप इसके पहले कहें तो आपकी पेटी में सुनिश्चित करता हूं। पता तो आपने भेज ही दिया होगा। जी, मैंने भेज दिया है पता। दशहरी हमें नहीं खाना है, आप मालदा और जर्दालू भिजवाइएगा। और देवियों और सज्जनों, जो भी इस नेता नगरी को देख रहे हैं और यदि आपको लगता है कि आपके बगीचे में बहुत स्वादिष्ट और अभिनव किस्म का आम पैदा हो रहा है, तो अकेले अकेले इस पुण्य का लाभ क्यों उठा रहे हैं? लल्लन टॉप के अपने मित्रों को इस पुण्य में अपना सहभागी बनाइए और फटाक से एक पेटी रवाना कर दीजिए अपने दिल्ली में बैठे इन दोस्तों के लिए। गौरव जी, चिट्ठी पत्री के लिए पता डालते हैं, इस बार आम की पेटियों के लिए जाइए। देश में आप जहां कहीं भी हैं, यदि आपके यहां अद्भुत आम हो रहा है तो आपके दोस्त उसको खाने के लिए तैयार हैं। सहकारिता। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। संतोष भैया, क्या लग रहा है, क्या क्या पोजीशनिंग चेंज हुई है? चिराग का कुछ नया मैसेज आया, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, मुकेश सैनी कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी ने एक मीटिंग की है महागठबंधन की, जिसमें माले ने भी कह दिया कि अरे ये तो ऑब्वियस ही है ना कि हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, यानी तेजस्वी यादव। जरा ये डेवलपमेंट जो हुए पिछले 1-2 हफ्ते में, उन पर रोशनी डालें। स्टार्ट करते हैं चिराग से। चिराग में आरा में बहुत बड़ी सभा की, जहां की आपने भी रिपोर्ट किया होगा कि उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने इसमें एक लाइन ऐड कर दिया कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, जो कि बड़ा एक प्रोवर्ब टाइप का लगा कि जहां एनडीए लड़ेगी। ये नहीं कहा कि एलजेपी 243 सीटों पर लड़ेगी, हम लड़ेंगे, हम सब जगह लड़ेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला करते थे हर एक सीट पर मैं लड़ रहा हूं, उसी तरह के अंदाज में। तो मुझे लगता है कि ये एक पोस्टरिंग है। आप जानते हैं उनको 5 सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कम से कम उनको 30 सीटें तो मिलनी चाहिए। तो वो एक 40-50 की बात कर रहे हैं कि वो एक इंटरनली की उतनी सीटें मिले तो ताकि सम्मानित होगा, एक सम्मानजनक स्थिति होगी। तो वो उस पोस्टरिंग में दिक्कत क्या आ रही है कि जेडीयू की अपनी पोस्टरिंग, जेडीयू जितने भी एनडीए के एलाइज हैं उनको ये मैसेज दे रही है कि आप बीजेपी के एलाइज हैं, आप हमारे एलाइज नहीं। तो यहीं से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सबसे जूनियर पार्टनर्स में सबसे बड़ा पार्टनर एलजेपी रामविलास है, इसीलिए चिराग की एक एग्रेसिव पोस्टरिंग। पहले उन्होंने अपने उनके जो बहनोई हैं जमुई के सांसद अरुण कुमार भारती से ट्वीट करके करवाया, अब फिर बाद में खुद खुले मन से आए और उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब बात कही उनकी पार्टी के नेताओं से बातचीत किया तो उन्होंने ये माना कि ये एक पोस्टरिंग है, सीट शेयरिंग के पहले जो पोस्टरिंग होती है। क्योंकि जेडीयू बीजेपी अगर मान के चलें कि कन्वेंशनली 100 सीटों पर लड़ते हैं तो 43 सीटें बचती है, तो उसमें कैसे बार्गेन करेंगे? दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो बहुत काम अधूरे रह गए थे, ये तब पूरा होगा जब कम से कम मैं 20 सीट जीतूं, 20 सीट में तब जीतूंगा कम से कम 30, 35, 36, 40 लड़ूं। उनकी है। उपेंद्र कुशवाहा, भले ही उनके पास कोई एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन वो कुशवाहा के अभी भी, अगर कुशवाहा का एक बड़ा नेता है पूरे बिहार में, पेन बिहार लीडर, वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनकी एक अच्छी खासी कंस्टिट्यूएंसी है, वो डैमेज तो जरूर कर सकते हैं। वो लास्ट विधानसभा इलेक्शन में भी शाहबाद क्षेत्र में जेडीयू में अच्छा नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा जो इंडिपेंडेंटली लड़े थे उसकी बड़ी भूमिका थी। तो ये अभी बहुत टफ पोस्टरिंग ये एनडीए की तरफ चल रही है। आपने फिर चर्चा की तेजस्वी की। ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की 1-2-3 बैठकें हुई। सीट शेयरिंग पर मुझे जो हम लोगों को जो पता चला, वो
आधिकारिक रूप से कल बैठक हुई है सीट शेयरिंग पर। तो सीट शेयरिंग पर एक आरजेडी ने वही कहा जो लालू जी बराबर कहा करते हैं कि पहलवान दिखाओ, कि तुम्हारा विनेबल कैंडिडेट कौन है बताओ। तो आरजेडी ने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग अस हम लोग सब लड़ेंगे, तो गेट अ लिस्ट ऑफ विनेबल कैंडिडेट्स। कौन जीतेगा, डू नॉट टॉक कि कौन कितनी संख्या पर लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि विनेबल बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस की पोस्टरिंग है कि जैसे 70 लड़े, 70 में 19 जीते, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लोकसभा में उन्होंने 3 सीट जीत लिया, तो कह रहे हैं हमने लोकसभा में अच्छा किया। आरजेडी ने 4 जीता, हमने 3 जीता। तो उनका, जैसे मैंने कृष्णा अलावरू का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बड़े 2 वर्ड में उसको सम अप कर दिया। He said कि वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी सीट्स। क्वालिटी सीट्स का मतलब ये है कि विनेबल सीट्स दो, ऐसी सीटें जो मत दो जो बीजेपी का ट्रेडिशनली एक स्ट्रांग एरिया रहा है, और जस्ट बिकॉज कि हम हारने जा रहे हैं तो वो सीट कांग्रेस को दो। और हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या तेजस्वी आपके नेता हैं, वो सेड कि ही इज कोऑर्डिनेशन कमेटी लीडर। तो फिर मैंने पूछा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन के नेचुरल लीडर हैं, कहा कि नहीं, ये कांग्रेस का मैंडेट नहीं है कि कौन अलायंस का नेता होगा, इट इज मैंडेट ऑफ इंटायर अलायंस, सारे अलायंस जो है, ऑल अलायंस का मैंडेट है कि कौन उसका नेता होगा। ये कांग्रेस की पोस्टरिंग है। और आपने सीपीआई एमएल की लिबरेशन की बात की, सीपीआई एमएल को 16 सीट मिला था लास्ट में, और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, 12 जीता। 19 लड़े थे और 12 जीते थे माले वाले। सीपीआई को 6 मिली थी और सीपीएम को 4 मिली थी। कांग्रेस को 70, आरजेडी को 144। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। जो भी हो, तो उसमें उनका स्ट्राइक रेट था। और इस बार लोकसभा में चूंकि वो 2 जायंट किलर हो गए, आरके सिंह को हराया आरा में, उसका काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराया, तो उनको लगता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर खास करके शाहबाद और मगध के 8 मगध के क्षेत्र में काफी बड़ी है। तो वो लेफ्ट पार्टी में वो कम से कम तीनों लेफ्ट पार्टियां मिलाकर के 50 सीटें क्लेम कर रही है। तो ये अभी पहली चर्चा हुई है, फर्स्ट चर्चा कल की बैठक में। अच्छा, ये यहां तक हुई है जी। और अब आगे देखिए क्या होता है। ये भी कहीं जगह समाचार आ रहा है कि जो माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन लोगों का दावा है कि इस बार हम 40 से 45 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। 19 लड़के 12 जीते थे। सत्यता है इस बात में? वो मांग रहे हैं, ये बात सच है, क्योंकि उनको लगता है कि सीपीआई और सीपीएम को का उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर नंबर, मैं 50 बोल रहा हूं कि अगर नंबर बढ़ेगा, मैं 40 तो नहीं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं वो 30 प्लस की तरफ देख रहे हैं कि 30 प्लस हमको मिले ताकि हम अच्छा कर सकें। क्योंकि उनका एक कन्वर्जन जो होता है आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल करके, वो कन्वर्जन जो लास्ट 2, एक लोकसभा एक विधानसभा में, बहुत अच्छा देख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं सिटी लाइव से जुड़े हुए, ज्ञानेश्वर जी। कैसे हैं? नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं? अभी हम लोग साथ साथ मिले थे, और भीतर की बात तो हम और आप ही जानते हैं कि अभी है और लोगों ने चाहे जितना वायरल कर दिया, लेकिन सच्चाई, लेकिन अनौपचारिक बातें हुई है, उसे औपचारिक तो बहुत नहीं किया जा सकता है अभी आगे। नहीं, मैंने इस सत्र के पहले राजदीप से बातचीत में कुछ चीजें बता दी दर्शकों को कि अमित शाह से क्या बात हुई। जैसे बिहार को लेके उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं, चिराग लड़ते हैं, वो उनका फैसला होगा, उनकी पार्टी है, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। रहेंगे मेरे साथ, यह भी कहा रहेंगे मेरे साथ। और वह मेरा सवाल कि क्या नीतीश कुमार ही नेतृत्व करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो वही कर रहे हैं, अभी तो वही कर रहे हैं। इसके बाद ही आपने बिल्कुल कह लिया था कि देखिए क्या हो गया। हाँ, तो मैंने जब कहा था कि देखिए अभी कर रहे हैं, तो वो करेक्ट भी कर रहे थे कि ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये महाराज जो आप ट्वीट में हमारी फोटो डाले, कम से कम बैठे की फोटो डालते, अब हमको नए सिरे से फोटो डलवानी पड़ रही है। अरे आप तो देखिए, इतना लोगों ने हंगामा क्रिएट कर दिया। चलिए ठीक है, मैंने तो कहा कि भाई कल तक मैं प्रशांत किशोर का आदमी था, सौरभ जी किसी और के आदमी थे। सौरभ जी किसी के आदमी नहीं है, सौरभ जी लल्लन टॉप की जनता के आदमी हैं। सब जगह ठोक के उन्हीं की बात करते हैं। ना हम किसी के हैं, ना वो किसी के हैं। अब भाई किसी के साथ भोजन करना, इसका मतलब थोड़े कुछ हो जाता है। नहीं, दरअसल है क्या ना, समझने से क्या फर्क पड़ता है क्या कि हम लोग खूब देखे जाते हैं, तो कई लोगों को छटपटाहट होती है। जी, और अपने ही लोगों को ज्यादा होती है। नहीं, अगर होती है तो फिर अपने तो नहीं है, इतने तो सदाशयता हम नहीं दिखाएंगे। वो रेस की बात होती है। बस हम ये आश्वस्ति देना चाहते हैं कि हम उन्हें तकलीफ देते रहेंगे। चलिए, वो तो हम लोग, देखिए मेरे पिताजी कहते थे कि सफल होने के लिए कुछ मित्रों की जरूरत है, और अत्यधिक सफल होने के लिए बहुत सारे दुश्मनों की जरूरत है। वाह, अच्छा चलिए अब ये बताइए
आपके आने से पहले हम लोग संतोष जी से बात कर रहे थे, अभी पुष्पमित्र भाई के पास भी जाएंगे। 12 जून के दिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मीटिंग होती है ये जो महागठबंधन है उसकी जी। तो सब अभी पॉस्चरिंग कर रहे हैं, जैसे माले ने कहा कि हमें 40-45 सीटें चाहिए, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की वो कह रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए। हम सबको पता है कि चुनाव से 2-4 महीने पहले ऐसे एक इन्फ्लेटेड नंबर दिया जाता है ताकि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके ऊपर एक दबाव रहे, जो कि महागठबंधन के केस में राष्ट्रीय जनता दल है, जिसने पिछली मर्तबा 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, है ना। भाजपा की तरफ से भी उधर एनडीए में एक संभावित फॉर्मूले की बात हो रही है कि जेडीयू की 102, बीजेपी की 101, बाकी को 40, पर ये पुराना फॉर्मूला है, इसमें बदलाव की भी है। और अब क्या हो रहा है कि ठीक है, लड़ आपके कोटे से ले, सिंबल आपका ऊपर, नेता तो हमारा रहेगा। एक ये भी निकाल दिया जाता है कि 80 पर आप अपना लड़ाइए, 30 पे हम आपके सिंबल से अपना लड़ाएंगे। पहले ये काम नीतीश कुमार ज्यादा क्या करते थे, लेकिन इस बार भाजपा ज्यादा करती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा, और फिर जब जिन लोगों को इन दोनों गठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा वो जनसुराज की तरफ जाएंगे। इस बार एक ये विकल्प भी है, पिछली बार एलजेपी का विकल्प था, इस बार जनसुराज का विकल्प है। बिल्कुल। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी तेजस्वी यादव बहुत करीब आ गए थे पिछली बार सत्ता के, जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, और कांग्रेस का अगर स्ट्राइक रेट इतना खराब नहीं रहा होता, कांग्रेस 70 पे लड़के सिर्फ 19 जीत पाई। हालांकि कांग्रेस का उसके पक्ष में तर्क है, जो संतोष जी अलवरू की बात कह रहे थे कि सीटें ऐसी दी गई, शहरी ऐसी सीटें जो भाजपा का मजबूत कर रही हैं, या जहां पे शर्तिया तौर पे हारना था, तो सीटें का नंबर भी पूरा हो गया और विनेबिलिटी का लोड भी नहीं रहा। क्या आपको अभी चर्चा में क्या सुनाई दे रहा है? पहले विपक्षी गठबंधन की बात करेंगे, फिर सत्तारूढ़ की। नहीं, देखिए, विपक्षी गठबंधन की बात करें और पूरे बिहार के चुनाव के परिदृश्य को समझे। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था जब आपसे बातचीत हो रही थी निजी तौर पर कि बिहार का चुनाव किकबॉक नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी की हम बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, तो 32% वोट बैंक पर यह पार्टी खड़ी है और 32% से 7% आगे जाना है। तो 7% जब आगे जाएंगे तो कमी किसमें होगी? कमी एनडीए के वोट बैंक में होगी। और देखिए, 22% बिहार के वोटर ऐसे रहे हैं जो न इस गठबंधन को वोट करते हैं, न वो उस गठबंधन को वोट करते हैं। इस बार हो सकता है उनमें एक बड़ा वोट बैंक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को प्राप्त हो जाए। तो देखिए, लालू यादव एक एक गोटी सेट कर रहे हैं। आपने देखा था लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला। देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन की सबसे बड़ी पूंजी है, यह मैं मान रहा हूं, क्योंकि यदि 32% से आगे बढ़ना है, चाहे वो प्रतिशत 1 हो 2 हो, मुकेश सहनी बढ़ा सकते हैं, मतलब मुकाबले को और कठिन और कठोर कर सकते हैं। अब देखिए, कल ही जब आज हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया जाना है। खबर ये आ रही है कि जगदानंद सिंह नहीं बन रहे हैं। खबर ये आ रही है कि मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी हो सकती है। अब जब मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी की बात यदि सत्य होती है, सुबह नामांकन का जब पर्चा भरा जाएगा, तो इसका मतलब कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने धानुक वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी कर दी। धानुक वोट बैंक जो है, पहले क्या था बिहार में कहा जाता था कुर्मी, कोयली, धानुक, ये तीनों एक हैं और इसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। लेकिन धानुकों को अपनी उपेक्षा दिखाई पड़ रही है। वह एक सर्वदलीय सम्मेलन भी पटना में करने जा रहे हैं। तो मंगनी लाल मंडल जब आते हैं तो कुशवाहा के साथ धानुक भी कुछ न कुछ तेजस्वी यादव को प्राप्त होगा। तो देखिए, मुकाबला बहुत रोमांचक होना है और यह आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम यह कह लें कि एज है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा अंतर है, यह बात सही नहीं है। आज की तारीख में सौरभ जी, बिहार का चुनाव रोमांचक है और बिहार में मुकाबला होना है। अब देखिए, जो आपने कहा कि 12 जून की बैठक, सीटों की बात आपने ठीक कहा कि लोग पोस्टिंग करते हैं कि भाई हमें 60 सीटें वीआईपी को दे दी जाए, 40 सीटें माले को दे दी जाए और 70 सीटें दे दी जाए कांग्रेस को, तो 170 यही हो गए। उसके बाद सीपीएम, सीपीआई, और यदि पशुपति पारस आते हैं तो उनके लिए उसके बाद आरजेडी के लिए क्या बचता है। तो देखिए, कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को नियंत्रित करने के लिए मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने आगे रखा है कि भाई मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। अब आप कांग्रेस की यह जरूर
ख्वाहिश है कि क्वालिटी सीटें मिले। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पिछली बार उन्हें जो सीटें दी गई थी 70 सीटें, उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां लड़ने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं थे, आरजेडी के पास भी उम्मीदवार नहीं थे। अब सोचिए ना, हरनौत नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र, वह सीट कांग्रेस को मिल गई। नालंदा, वह सीट कांग्रेस को मिल गई। अब देखिए पटना साहिब, बीजेपी का गढ़, कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं, आरजेडी के पास भी उम्मीदवार नहीं। कहां से उम्मीदवार लाया गया? परवीन कुशवाहा को भागलपुर से। समस्तीपुर का विधानसभा क्षेत्र के, वहां पटना से उम्मीदवार भेजे गए। तो कांग्रेस की यह कोशिश है। देखिए मेरा मानना है कि कांग्रेस का आंकड़ा, कांग्रेस की सीटें करीब 50 होगी, लेकिन जो कह रहे थे संतोष सिंह जी, वह बिल्कुल सही कह रहे थे कि क्वालिटी सीटों की बात, क्वालिटी सीटों पर जोर इस बार सबका अधिक है। और महागठबंधन में जो सबसे बड़ा पेच अब भी हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप यह कह रहे हैं कि भाई लीडर तो वही है, आप घोषणा क्यों नहीं करते? क्यों राहुल गांधी बिहार में आते हैं? जब लोकसभा का चुनाव था तो राहुल गांधी सासाराम आए और ड्राइव कौन कर रहे थे? तेजस्वी यादव। परिणाम क्या निकला? सासाराम में भी कांग्रेस को जीत मिली। मीरा कुमार तो अफसोस कर रही होंगी कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो क्यों नहीं एक बड़ा फोटो सामने आ रहा है जिसमें राहुल गांधी भी दिखाई पड़े, जिसमें तेजस्वी यादव भी दिखाई पड़े, मुकेश सहनी भी दिखाई पड़े, दीपांकर भट्टाचार्य भी दिखाई पड़े, और घोषित हो जाए। जैसे आपने कहा, देखा और सुना ना कि कहा गया अभी तो है नीतीश कुमार, तो आप कहिए ना कि भाई तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव के बिना काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको फैसला करना होगा, और जब फैसला कर लेंगे, जितना विलंब कर रहे हैं उतना ज्यादा नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सौरभ जी, थैंक यू ज्ञानेश्वर जी। हम वापस आएंगे आपके पास। पुष्पमित्र भाई, आपकी क्या रीडिंग है, क्या क्या जानकारी है, जरा साझा करिए दर्शकों के साथ। पहले जो चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान को हम लोग सिर्फ इस रूप में नहीं देखें कि चिराग पासवान सब कुछ सीटों की बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं। अभी जो बिहार का चुनाव इस बार होने वाला है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चुनाव, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और बिहार में एक लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो चिराग पासवान भी इस कोशिश में है कि बिहार में वो की राजनीति में वो एस्टेब्लिश हो एक बड़े नेता की तरह, ताकि आने वाले समय में अगर कोई मुख्यमंत्री की पद पर वैकेंसी होती है तो उनको भी इस रूप में स्वीकार किया जाए। तो वो भी वो कर रहे हैं। और चिराग पासवान क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि आप इसके लिए चिराग पासवान को मत सुनिए, इसके लिए आप उनके बहनोई और बिहार के जो प्रभारी हैं अरुण भारती, उनको सुनिए। अरुण भारती जो कहते हैं वही चिराग पासवान चाहते हैं। तो अरुण भारती कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, अरुण भारती कहते हैं कि वो बिहार से चुनाव लड़ें, अरुण भारती कहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बड़ी है। वो सीटों का तो एक मसला है ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो एनडीए में जदयू और भाजपा है, इन लोगों ने लगभग 200 से कुछ ज्यादा सीटें, 2-4 सीटें अपने लिए रख ली है और बाकी सीटों को छोड़ दिया है 3 पार्टियों के लिए, जिसमें चिराग है और जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ये इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों नेता जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी में बहुत ज्यादा कटु संबंध सार्वजनिक हो रहे हैं। जीतन राम मांझी तो कई बार सीधे सीधे उन्होंने कहा कि देह नचा के अगर कोई कुछ बोल दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इस तरह से मतलब बहुत कटु एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो ये मसला ये है कि जो 40 सीटें या 38 सीटें बच रही है इन तीनों के लिए, उसमें उसको कितना हिस्सा मिले, उसकी लड़ाई एक है। लेकिन उसके साथ साथ चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है, जो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में एस्टेब्लिश्ड हो। एक तो चिराग का मसला ये है। दूसरा मसला जो है जदयू का, बहुत इंपॉर्टेंट मसला, हम सब कहते हैं कि नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बीमार रहते हैं, विपक्षी पार्टियां भी कहती है कि निस्तेज हो गए हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि बिना कुछ कहे अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग शक्ति यह है कि वो आज भी, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 1 सीट ही ज्यादा लेंगे, लेकिन बीजेपी से 1 सीट ज्यादा पर लड़ेंगे। और ये बात हर कोई स्वीकार कर रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार 1 सीट पर ही ज्यादा लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे 1 सीट ज्यादा पर। तो नीतीश कुमार अभी बार्गेनिंग में सबसे आगे चल रहे हैं एनडीए। अब जो बात है महागठबंधन की, तो महागठबंधन में
मोटा मोटी जैसे कि हम देखते हैं कि अप्रैल मई तक एनडीए में तालमेल बहुत अच्छा दिख रहा था। सभी एनडीए के पांचों जो घटक दल है एक साथ जाके पूरे बिहार में इन्होंने हर जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सभाएं की, सब कुछ किया और लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अचानक अभी इधर उनके बीच में टकराव दिखने लगे, जबकि 3 महीने पहले 2 महीने पहले महागठबंधन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब थे परोक्ष रूप से, जैसे कांग्रेस और आरजेडी को लेके बहुत सारे किस्से चलते थे और ये मुकेश सहनी कुछ और कहते थे और भी लेफ्ट पार्टी की तरफ से भी बहुत सारी चीजें कही जाती थी। अब थोड़ा सा इन लोगों के बीच में आपसी समन्वय ठीक लग रहा है और ऐसा ये लोग एक साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक सुर में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि इनका आपसी समन्वय थोड़ा ठीक है। और जो बात तेजस्वी के लीडरशिप की है, मुझे ऐसा लगता है और ऐसी बात कही भी जा रही है कि बेसिकली तेजस्वी की लीडरशिप के साथ एक दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी के साथ जंगल राज का टैग है और इन लोगों ने आपस में विभाजित कर दिया है कि तेजस्वी राजद के जो अपने वोटर हैं वो है तेजस्वी के साथ और उसके साथ साथ तेजस्वी और जितनी जातियों को जोड़ ले वो उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दक्षिण बिहार में खासतौर पर शाहाबाद और मगध के इलाके में सीपीआई-एमएल एक मजबूत ताकत है, वो जब इन लोगों के साथ मिल जाती है तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि वहां बीजेपी और एनडीए भी कोई सीट नहीं जीत पाती है। तो ये उनकी ताकत है और जो मुकेश सहनी है 9% निषादों का वोट है, उसमें कहा जाता है कि 3-4% वोट वो ले आते हैं, तो ये उनकी ताकत है। और जो चौथा कांग्रेस बच जाता है तो कांग्रेस की ताकत तो कुछ नहीं रही है खास, लेकिन कांग्रेस ने इस बात तय किया है कि वो अति पिछड़ों और दलितों में खास तौर पर रविदास जाति पर फोकस उनका है, तो उस पर लगे हुए, इसलिए वो बार बार अंबेडकर छात्रावास जाते हैं, कर्पूरी छात्रावास जाते हैं और उन जातियों के इन्फ्लुएंसर को अपने पाले में रखने के लिए संविधान सभाएं करते हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उनका फोकस वो है। अब ये है वास्तविकता की जो वोटर अति पिछड़े और दलित हैं वो राजद के वोटर से थोड़े से भयभीत रहते हैं और उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि ये लोग तेजस्वी का नाम आखिर तक नहीं लेंगे ताकि इनका वोट भी ना गड़बड़ाए, इनका वोट भी ना गड़बड़ाए। इस बीच में सब इशारे करते हैं कि तेजस्वी तो है ही, तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। तो ये दोनों गठबंधनों की बात है अभी तक की स्थिति में, मुझे ये समझना। अच्छा, शुक्रिया संतोष जी। जेडीयू और बीजेपी के खेमे में क्या तैयारी है, किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं? अमूमन हमने देखा है कि चुनाव के पहले कतई चुनावी फैसले होते हैं सरकार के स्तर पर। सबसे पहले मैं जेडीयू का पार्टी के स्तर पर मैं बताना चाह रहा हूं सौरभ, जो कि पार्ट छूट गया था। कल जेडीयू की भी बैठक हुई है इंडिपेंडेंट, उसमें जेडीयू के 4 बड़े नेता मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, जो पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और एक और नेता है ललन सराफ, ये लोग मिले। और मुझे जो जेडीयू के मतलब इंटरनल सोर्सेज से जो पता चला, पिछली बार वो जब 115 लड़े थे, इस बार उन्होंने 122 की लिस्ट तैयार की है और उसमें सरप्राइजिंगली बीजेपी के भी 8 या 9 सीट्स हैं। वो चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, इन सब बेल्ट के। उनका तर्क ये है कि लास्ट में लोकसभा में वो 5 या 7 हजार वोट से वो हारे हैं क्योंकि वो चिराग फैक्टर था, और इस बार वो साथ में बेटर कन्वर्जन रेट उनको लगता है कि उनकी बेटर विनेबिलिटी है देन द बीजेपी। वो उस सीटों को स्वैप करने के चक्कर में है। सरकारी स्तर पर कल एक निर्णय हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, कैबिनेट में तो बाद में आएगा। इसमें कहा गया कि मुखिया को 8,500 हजार पंचायत है तो उतने मुखिया हैं और उनका अधिकार जो मनरेगा में जो काम देते हैं वो 5 लाख तक का था, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। वो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया इन इलेक्शन ईयर। तो भले ही हमारा पंचायती चुनाव नहीं लड़ा जाता है पॉलिटिकल लाइंस पर, लेकिन उसके सारे मुखिया सरपंच जो भी होते हैं उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन होते हैं। साथ में पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उन सब के अलाउंसेस भी बढ़े हैं, कुछ तो सब्सटेंशियली बढ़े हैं। 20 से 30 हजार हो गया जिला परिषद का, 15 से एक मुझे पता नहीं है, मतलब वो कोट नहीं कर रहा हूँ फिगर, लेकिन सब्सटेंशियली मतलब 70%, 80% इस तरह से बढ़ गए हैं। तो इस तरह के निर्णय मुझे लगता है कि कमिंग डेज में, जिसको हम पॉपुलर भाषा में डोल्स कहते हैं, उसकी काफी तैयारी मतलब वो इन द ऑफिंग है, वो होगा अभी आने वाला है, जब तक वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आता है। और आपने बीजेपी की बात कही, तो बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत मार्केबल बात कही, उसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा।
कि आरजेडी ने यूज किया है वीआईपी को, मुकेश सहनी को ज्यादा सीट मांगने के लिए ताकि कांग्रेस कंट्रोल में रहे। मैं तकरीबन वही कह सकता हूं कि बीजेपी माइट बी यूजिंग चिराग टू आस्क मोर सीट टू पुट जेडीयू अंडर कंट्रोल। कि भाई जेडीयू को कहना है कि आप उनके एलाए हैं, वही 122 लड़ने की बात कर रहे हैं, ज्यादा सीटों की लड़ने की बात कर रहे हैं। आप जीते थे 43, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आप 43 जीते थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी वेट एंड वॉच की है। उनको लगता है कि अपने एलाइज जो है, उनके जूनियर एलाइज, वो आपस में सेटल करें। जीतन राम मांझी और चिराग की बहुत पुरानी है, उनकी चिराग रामविलास पासवान से भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों दलित लीडर हैं, एक मुसर समाज से आते हैं। पासवान की कम्युनिटी ऑफकोर्स सबसे बड़ी 5.3 है, फॉलोड बाय 5.2 है रविदास का, तो और मूसर का करीब 3% है। भुइयां जोड़ने के बाद थोड़ा सा 3 से ऊपर हो जाता है। लेकिन मांझी जी का क्या है कि वो लास्ट लोकसभा का अगर रिजल्ट देंगे तो 0.89%, नॉट इवन 1% उनको वोट आया है, जबकि चिराग पासवान को 5.66% आया है। तो चिराग का शो जो है वे अहेड है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को ज्यादा तरजीह एनडीए देती है। मैं जो मानता हूं कि उनका मगध बेल्ट और थोड़ा सा जहानाबाद का क्षेत्र, थोड़ा इमामगंज वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र से परे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पेन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पेन बिहार मुसर के नेता नहीं हो पाए। दलित का तो छोड़ दीजिए, तो ये इनके बीच में चलेगा। वो चिराग के बारे में कहा जाता है कि पासवान के नेता हैं, तो ये दो दलित लीडर का क्लैश, इन सब चीजों के क्लैश को अभी बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको देख रही है। उसको लगता है कि सेटल करेगा तब वो उनके अपने पत्ते खोलेंगे क्या लड़ना है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कन्हैया भिलारी जी। नमस्ते सर। नमस्कार 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 नमस्कार। एकदम आपको देखते हैं मन हरिया जाता है। हरियाली हम हाईवे हैं। हाँ, हम लोगों के अभिभावक भी हैं आप बिहार में, ध्यान है ना? आपका ताजपोशी हुआ था यही नेता नगरी में, हम सब लोग मिलके किए थे। उम्र के हिसाब से अभिभावक हैं, लेकिन अभी तो आप ही अभिभावक रहिए इस कार्यक्रम का। जी बताइए क्या करवा रहे हैं, किसको कितना सीट दिलवा रहे हैं? कब से आपका भेंट नहीं हुआ तेजस्वी जी से, नीतीश जी से, सब जी से? नीतीश जी से तो अभी हाल में देखा देखी हुई थी, लेकिन वो पहचाने नहीं हमको। क्या पहचाने नहीं भाई, वो तो पहचाने तो संतोष जी को भी नहीं पहचाने हैं। गए थे, पूछिए कि उनको पहचाने। संतोष जी क्या कहानी है? अरे संतोष जी क्या कहानी बता रहे हैं? अरे वो लॉन्च हुआ है ना भाई, इंडियन एक्सप्रेस का पटना एडिशन। हाँ बताइए संतोष जी। हमारे पटना एडिशन लॉन्च हुआ है, तो वहां देखिए स्क्रिप्ट होता है, माइन्यूट लिख करके देना पड़ता है। आप इसके पहले कि वो कहें कि मैं आपको जानता हूं, तो उसके पहले ही कह दिया गया कि ये इंडियन एक्सप्रेस के संतोष जी है। तो मैंने कहा गया सर तो जानते ही, इतने सालों से मैं कवर कर रहा हूं। तो आप अब सर जो बोल रहे हैं इसमें मुझे आंशिक सच्चाई तो जरूर लग रही है, उतना मौका ही नहीं मिला। अगर अब नॉर्मल केसेस में मिलते थे तो बहुत सारी बातें हुआ करती थी, पुरानी बातें रिकॉल किया करते थे। तो अब अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा घिरे हुए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। असल में पहले था जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, या उससे पहले भी रेलवे मंत्री थे, या उससे पहले भी एमएलए थे, तो कहीं भी मुलाकात होती थी तो गर्मजोशी से मुलाकात होती थी, पहचानते भी थे हम लोग। मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर मान लें कि हम ज्यादातर स्कूटर से चलते हैं, इतना ट्रैफिक रहता है पटना में, एक बड़ा मुश्किल है, और 4 चक्का से चलना, तो कहीं भी मिल जाते थे गाड़ी तो रुकवा देते, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? तो ऐसे ही हो गया था अभी 4-5 दिन पहले, तो पुलिस वाला रोक रहा था, तब देखे हमको, हम भी देखे उनको, तो वो नहीं, हमको लगा कि नहीं पहचाने, तो ललन सिंह के यहाँ जा रहे थे। दिल्ली से जब आए थे दूसरे दिन, ललन सिंह का घर भी मैं जा रहा होता हूँ, बगल में ही है, तो मैं जान गया कि ललन सिंह के यहाँ भी, तो वहां भी गए तो 2-4-5 मिनट के बाद भागे। अब तो कहीं जाते हैं तो 150 सेकंड रहते हैं, ये कहा है सबकी 150 सेकंड से ज्यादा इनको मत रखिए, तो वही रहते हैं। अब क्या कारण है कि 150 सेकंड से ज्यादा नहीं। और तेजस्वी जी से कब से भेंट नहीं हुआ है? तेजस्वी तो हमारे बेटे का सगाई था, उसमें आए थे।
उसके बाद नहीं मुलाकात है। क्या जानकारी आ रहा है दोनों खेमों से? अरे दोनों तरफ से क्या कि जो है जंगे मैदान में दोनों तरफ से जो है सेनाएं खड़ी हो गई हैं। महाराज ये तो हमको भी पता है, सीट वीट का बताइए ना, क्या जानकारी? सब इंटेल इतना रखते हैं, थोड़ा शेयर करिए नेता नगरी के साथ। सीट का क्या है यार, ये एनडीए में बोल दिया गया है कि जो 2 बार से हार रहा है लगातार विधानसभा में उसको टिकट नहीं दिया जाए। हाँ, ये हुआ है। और इसके बाद हुआ है कि ये अदला बदली हो सकता है। तो 2 बार से मान लो बीजेपी के कहीं से कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो होगा कि भाई अब आप बीजेपी से ये सीट नहीं निकलेगी, इसलिए इसको जेडीयू को दे दिया जाए या आरएलएम को दे दिया जाए, या फिर चिराग आते हैं तो दे दिया जाए। चिराग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है उनका मन कर गया है कि कूड़ा की तरह इस बार मौका मिल सकता है। मतलब ऐसी अरे भाई कोड़ा का जिस तरह कोड़ा को लॉटरी लग गई थी ना। अच्छा, मधु कोड़ा। अरे महाराज कुछ नया दर्शक भी है, इतना पुराना रेफरेंस ला रहे हैं, थोड़ा खोल के बताइए भाई। तो उनको लॉटरी लग गई थी उनकी, तो इस बार सोच रहे हैं कि क्योंकि इनके जो 2-3 सलाहकार हैं, नाम नहीं बताना ठीक होगा, उनके बारे में सब कहता है उन्हीं के पटिया का कि हमारे यहाँ 3 इनके सलाहकार विषधर हो गए हैं, विषधर सलाहकार। वो बढ़िया भी सलाह नहीं दे रहे। उनको लगता है कि मौका आने वाला है कि आपको जो है आपके सर पर ताज हो सकता है कुछ दिनों के लिए या जते के लिए। और तेजस्वी खेमे में इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि उनको चुनाव से पहले बाकायदा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ऐलान किया जाए। जेडीयू में तेजस्वी में क्या? तेजस्वी तो है ही भाई, तेजस्वी को क्या दिक्कत है? नहीं तो ऑफिशियली क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? ऑफिशियली तो वहां भी डिक्लेयर नहीं है। न इधर है ना उधर है। उधर भी तो है कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, इधर भी तो कही रहा है कि जो नेतृत्व में लड़ेंगे। अच्छा। तो कही रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर मैंने अभी है। अच्छा, वो उनका पूछेंगे तो वो कह देंगे तुम बताओ तुम्हारा सीएम फेस कौन है और तुम बताओ। वाह, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा था। तेजस्वी में तो इधर भी देखिए, वो जो संतोष बता रहे थे वो सही बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये मुकेश सहनी का है कि मुझे जो लगता है कि मुकेश सहनी ये देख रहे होंगे कि अगर चिराग पासवान वहां से हटते हैं तो मेरी एंट्री होगी, तो पिछले बार 11 सीटें मिली थी तो इस बार कुछ बढ़ सकती हैं। देखिए, एक बात तो जो संतोष बता रहे थे कि भाजपा के ही लोग बोल रहे होंगे उनको, चिराग पासवान को, कि इसी तरह से एक्सीलेटर दबाए रहिए, एकदम एक्सीलेटर जो है फुल पर रखिए। हम क्यों बता रहे थे, हम थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाल ही में एक मैं बड़े बीजेपी नेता यहाँ गया था, मिला था, आधा घंटा 40 मिनट मिल रहा। दिल से बात होती है उनसे मेरी। उनके पिताजी मेरे मित्र रहे हैं, अभी भी बड़े पोजीशन में हैं बीजेपी में। उन्होंने कहा कि भैया इस बार ये बात नहीं, मानी इस बार नहीं है। समझ इस बार नहीं है, एकदम जो भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। चूंकि वो परेशान इसलिए हैं कि नीतीश कुमार बदला लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि राजपूत जो है 12 वर्ष तक अपना बेइज्जती नहीं भूलते हैं, बदला ले लेते हैं। तो नीतीश कुमार भी जो है लवकुश के खानदान है, राम के खानदान है, एक तरह से मान लीजिए कि वो भी क्षत्रिय ही है। तो 12 वर्ष का और भी बढ़ा करके वो एकदम इसमें है कि नहीं, हम जो है 1 सीट भी इनके लिए नहीं छोड़ेंगे। और ये जो मुझे 32-33 सीटें हरवाए हैं पिछले बार, वो भूल नहीं पाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई भूल नहीं पाते हैं कि उनका तो टावरे नहीं, टावर कभी कभी पकड़ता है, उनका टावर तो हमेशा टावर से बाहर रहते हैं। लेकिन ना 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 ना, आपको भ्रम है, टावर बढ़िया उनका पकड़ता है। ये चीज जब आता है दिमाग में, माने कोई तो वो नहीं भूलते।
तो इसीलिए हाँ अब लेकिन अभी ये देखिए ना कि पहले के मुकाबले उनकी अपनी ही पार्टी पे उनका पकड़ कितना मजबूत है। उनकी पार्टी तो उनके हाथ से निकल गई है। ललन सिंह है, संजय झा है, इसके बाद संजय गांधी हैं जो एमएलसी हैं, ललन सराफ हैं वो हैं, विजय चौधरी जी हैं वो हैं, अशोक चौधरी हैं वो हैं। तो पिछली बार जिसे टिकट बांटने में मुख्य भूमिका में थे आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार बैठ के, इस बार ये सब लोग भी बांटेंगे और रहेंगे जो चर्चा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का नहीं कि कभी टावर पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है। ये लोग और ऑफिशियल्स जो हैं जिसके बारे में अब कौन है वो आप भी मैंने अंदाजा लगाइए, हमारे व्यूअर्स जो आपके व्यूअर्स जो हैं जिसके बारे में तेजस्वी कहते हैं कि डीके टैक्स, तो वो रहेंगे। इसके बाद और भी 2-4 लोग हैं वो रहेंगे। ये सब लोग मिल करके अपना टिकट का बंटवारा करेंगे। एक चीज और है कि जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, कि पिछले लोग विधानसभा चुनाव में एक तो जीते थे चिराग पासवान, मटिहानी वाला राजकुमार सिंह जीते थे, बाद में जेडीयू में मिल गए। 9 लोग जो है इनके सेकंड ये थे, उसमें 2 जो है आए थे आपको जेडीयू से बगावत करके, एक जगदीशपुर वाले भगवान सिंह और एक मुझे लगता है हरनौत या कहीं से थे, क्या नाम था उनका, कोई महिला थी। वो एकदम अड़े हुए हैं कि हम जो सेकंड जहां किए हैं हम तो लेंगे। जैसे 40 से शुरू किए थे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, तो इनको 30 कि भाई 5 हमारे एमपी जीते हैं तो 6-5 30, एक एमपी में 6 होता है। लेकिन सुनते हैं कि 27 कहा गया कि आप 26-27 ले लीजिए, 26-27 से। तो उसमें वो कह रहे कि 9 जो है ये जरूर हम लेंगे। ये 9 उन 9 में जो है वो ज्यादातर लगभग सब जेडीयू का सीट है। सब जेडीयू का सीट है। नीतीश जी की तरफ से है कि सवाल ही नहीं है, एक सीट भी 9 में इनको नहीं देंगे हम। यही सब बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश्वर भाई क्या जोड़ेंगे इसमें? सौरभ जी, चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें हुई। देखिए, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बारे में जो संतोष सिंह जी ने कहा, देखिए कि उन्हें कितने प्रतिशत वोट आए और चिराग को कितने प्रतिशत वोट आए। मेरा मानना है कि ये दोनों नेता बगैर किसी गठबंधन के बिहार में कोई चुनाव नहीं जीत सकते। जीतनराम मांझी ने 1 सीट लड़ी, जीत गए, 100% स्ट्राइक रेट उनका भी माना जाएगा। चिराग पासवान ने 5 सीटें लड़ी, जीत गए, उनका भी 100% स्ट्राइक रेट माना जाएगा। लेकिन याद कीजिए कि जब चिराग पासवान कहीं नहीं थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था, कितने मत आए थे? 3000 से 5000। स्वतंत्र हैसियत यही थी ना। अब देखिए सौरभ जी, उस बैठक के गवाह आप भी रहे हैं कि जब यह कहा गया कि चिराग पासवान साथ रहेंगे, अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बार बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसे रोका भी नहीं जा सकता है। अब देखिए, कन्हैया बेलारी जी जो कह रहे थे मधु कोरा वाली बात, यह बात सही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2025 में कैसे बनेंगे यह समझ से परे। 2030 की ख्वाहिश तो है, 2025 में क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार रिटायर होंगे, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, यदि चिराग पासवान इस लड़ाई में नहीं कूदे तो वह आगे पीछे छूट जाए। अब वह मधु कोरा की जो बात है, देखिए एक कई सर्वे की बात हो रही है। मैं तो इस बात से भी मुझे समझ में नहीं आती है बात की जो कहा गया पिछले दिनों कि 101 सीटें बीजेपी लड़ेगी, 102 सीटें जेडीयू लड़ेगी, बाकी 40 सीटें छोड़ी जाएगी। यही सर्वे का नतीजा है। अब कौन सा सर्वे बीजेपी ने करा लिया जिसमें बीजेपी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है और जेडीयू को अधिक सीटें देनी पड़ रही है? यह बात समझ से परे है। यह तो राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं, यह सर्वे का नतीजा नहीं हो सकता है। लेकिन खैर, जो बाकी इंडिपेंडेंट सर्वे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों का फासला, संभावित फासला 25 से 30 सीटें नतीजों।
अब यही चिराग पासवान ने संभावनाओं को तलाशना शुरू किया है। उन्हें लगता है कि कहीं 15 सीटें मुझे प्राप्त हो जाए और फिर 25-30 का ही अंतर रहेगा, प्रशांत किशोर का खाता खुल जाए। आज भी चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। देखिए, बातें हुई कि 8 जून को चिराग पासवान ने आरा में बड़ी रैली की, बहुत संसाधन जुटाया गया, लंबी तैयारी थी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने रैली की, उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि आजकल ऐसी 2 रैलियां रोज प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और यदि भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, मैं भी मानता हूं कि भीड़ को वोट में तब्दील करना बहुत कठिन होता है, तो यदि प्रशांत किशोर की सभाओं में आ रही भीड़ वोट नहीं है, तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की सभाओं में आई भीड़ को हम वोट कैसे मान ले? वह भी देखिए, क्योंकि वहां तो इतनी व्यवस्था की जा रही कि जिनके नारे गूंजेंगे उन्हें ही दावेदार माना जाएगा। कन्हैया भेलारी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जेडीयू एक सीट भी नहीं छोड़ना चाहती है अपने खाते की लोजपा आर के लिए। देखिए, उन्होंने कहा, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम लिया। भगवान सिंह कुशवाहा शायद स्वयं लड़े जगदीशपुर से। उन्होंने कहा हरनौत में ममता देवी चुनाव लड़ी थी लोजपा से, पहले जेडीयू में ही थी। और ममता देवी कौन? वही जो मेडिकल पेपर लीक किंग का जो माफिया संजीव मुखिया की पत्नी, उसे चिराग पासवान ने लड़ाया था। तो चिराग पासवान की ख्वाहिशें हैं कि 25 से 30 सीट में यदि 15 सीटें मुझे आ जाती है, प्रशांत किशोर का खाता खुल जाता है। खाता तो खुलना है, यह बात सही है, क्योंकि देखिए रात को 9-9 बजे सभाएं हो रही है। और यह बात भी जो कह रहे थे, आपने ही कहा, पुष्पमित्र जी भी कह रहे थे कि अब लोग उनसे मिलना शुरू कर चुके हैं, वैसे लोग जो चुनाव लड़ना जानते हैं। और अब जब आयोगों का गठन हो गया है, बिहार में बोर्ड का गठन हो गया है, तो जो बेरोजगार लोग बैठे थे, जिनका सामंजन होना था हो गया, और जिनका सामंजन हुआ है वह मान चुके हैं कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। यदि उनके भीतर चुनाव लड़ने की इच्छा होगी तो वह कहीं और जाएंगे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान रहेंगे, चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान को कंट्रोल करना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। जेडीयू अपने खाते की कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन एक बात और हम कह दें जी, उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान से ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर हो गए हैं सौरभ जी। ये बात आप उस दिन भी कह रहे थे जब हम लोग भारत मंडपम में मिले थे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को यदि अंडर एस्टिमेट करने की, मैं मानता हूं कि उन्हें डबल डिजिट में सीटें नहीं मिली, ठीक है, लेकिन यदि सीटें कम की गई तो जिस तरीके का मगध, शाहबाद और पटना का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, जो अभी एनडीए के लिए सबसे कमजोर जोन है, सबसे कमजोर। नीतीश कुमार ने जो 2015 में जो प्रयोग किए हैं ना, सभी लोग सहमत होंगे। जहानाबाद और गया में क्या है, शर्मा को वर्मा नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं। भोजपुर में क्या है, शाहबाद में क्या है, कुशवाहा को राजपूत नहीं, राजपूत को कुशवाहा नहीं, ब्राह्मण को राजपूत नहीं, राजपूत को ब्राह्मण नहीं, चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, सम्राट चौधरी को जिस दिन भाजपा घोषित कर दे कि ये मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, सारे कुशवाहा बीजेपी की ओर चले जाएंगे। लेकिन जब तक घोषणा नहीं होती है, कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की ही मानी जाएगी। और यदि उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा छेड़ा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने जितना नुकसान पहुंचाया है उससे अधिक नुकसान पहुंचा देंगे, यह बात पक्की है सौरभ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेहमानों ने हमारे नेता नगरी के दर्शकों की बिहार के बारे में जानकारी में इजाफा किया। बिहार पे हमारी नजर बनी रहेगी, ये अभी फोकस स्टेट है अगले कुछ महीनों तक, जब तक चुनाव नहीं होते। बिहार में ललन टॉप की अपनी योजनाएं भी हैं जिनके बारे में हम जल्द ही आपको बताएंगे। ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। संतोष जी, पुष्पमित्र जी, कन्हैया जी और ज्ञानेश्वर जी, आप चारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की, शुक्रिया। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है, ये संस्करण भी यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी में फुर्सत की सलाह होती है, कुछ सलाह आपको फुर्ती में देते हैं। एक तो बानू मुश्ताक की किताब है हार्टलैम्प, जरूर पढ़िए, बहुत कमाल की कहानियां हैं। मैंने पढ़नी शुरू कर दी हैं, 2-3 कहानियां पढ़ भी ली हैं। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जीरो डे, तो अगर आपकी पॉलिटिकल थ्रिलर में दिलचस्पी है तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। ZEE5 पर मैंने एक कमाल की मराठी फिल्म देखी है जिसका नाम है गोदावरी। आई स्ट्रांगली रेकमेंड, यू मस्ट वॉच दैट फिल्म।
इसके अलावा एक और मराठी फिल्म है जारन, जारन जो अभी सिनेमाघरों में है। हमने अमृता सुभाष का इंटरव्यू भी किया था। मैं चाहूंगा गौरव जी, अमृता सुभाष ने जो रावी वाला गाना गाया था, अगर आप नेता नगरी के आखिरी में लगा सकें, अद्भुत गीत है वो। समथिंग लाइक ट्रुथ, ये शांता गोखले का लिखा नाटक है। पर्णा इसकी डायरेक्टर हैं। ये मैंने बीते दिन पृथ्वी थिएटर में मुंबई में देखा। अगर आप मुंबई में हैं तो आपको ये थिएटर जरूर देखना चाहिए, खोज के जहां पर भी हो रहा है। और देववाली की तो बात की थी परेश रावल जी ने, वो मुझे अभी देखना है। दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली में मैं इस वीकेंड पर देखने जा रहा हूँ ठकीशी संवाद। ये सतीश आड़ेकर का लिखा हुआ नाटक है। हमारे मित्र हैं इसमें, सुब्रत और गिरिजा। तो नाटक देखते रहिए, थिएटर देखते रहिए, ताकि जो लोग आपके इर्द गिर्द ज्यादा नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं बिना तथ्यों के, उन पर आपकी निगहबानी बनी रहे, ललन टॉप पर आपकी नजर बनी रहे। हम आप तक तथ्य पहुंचाते रहेंगे, तमाम कुहासों को छांटते हुए। आज के संस्करण में इतना ही। प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद। रावी के उस पार सजनवा, रावी के उस पार, रावी के उस पार सजनवा, रावी के उस पार। प्रेम का दरिया, प्रेम का दरिया, प्रेम खेवैया, प्रेम का चापू, प्रेम की नैया, त्यज के सब संसार सजनवा, रावी के उस पार। प्रेम पुजारी बनकर आजा, प्रेम शिकारी बनकर आजा, प्रेम पुजारी बनकर आजा। प्रेम पुजारी बनकर आजा, प्रेम शिकारी बनकर आजा, 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 आजा करके पार सजनवा, रावी के उस पार। इस दुनिया से दूर, इस दुनिया से दूर चलेंगे, प्रेम नशे में चूर रहेंगे, प्रेम नशे में चूर रहेंगे, गाएंगे गीत मल्हार सजनवा, गाएंगे गीत मल्हार सजनवा, रावी के उस पार, रावी के उस पार, रावी के उस पार।